नमस्कार। सुन लो यूपीएससी में आपका स्वागत है। कभी सोचा है कि भारत सरकार यानी हमारी केंद्र सरकार असल में चलती कैसे है? कौन लेता है बड़े फैसले? कानून कहाँ बनते हैं और जो इतना टैक्स हम देते हैं उस पैसे का हिसाब किताब कौन रखता है? बिल्कुल। ये सारे सवाल और इनके जवाब हमें मिलते हैं भारतीय संविधान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से में, भाग वी, संघ यानी द यूनियन। हाँ, इसमें अनुच्छेद 52 से लेके अनुच्छेद 151 तक शामिल है। ये समझिए हमारी पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट का ब्लूप्रिंट है। आज हम इसी भाग वी की गहराइयों में उतरेंगे। हमारे पास स्रोत के तौर पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पार्ट वी प्रेजेंटेड बाय सुन लो यूपीएससी के अंश है, और कोशिश करेंगे कि अनुच्छेद 52 से 151 तक हर पहलू को विस्तार से समझें। हाँ, ये यूपीएससी की तैयारी का एक कॉर्नरस्टोन है ना? पॉलिटी, गवर्नेंस, करंट अफेयर्स सबको समझने के लिए ये भाग भी जानना बहुत जरूरी है। तो श्रोताओं को क्या मिलेगा आज? एकदम डिटेल्ड सिस्टमैटिक एनालिसिस, अनुच्छेद 52 से 151 तक, हर क्लॉज, हर प्रक्रिया और उसके पीछे का लॉजिक। कोशिश रहेगी कि मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को भी आसान भाषा में उदाहरणों के साथ समझाएं ताकि एक ठोस समझ बने। तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय 1 से, जो है कार्यपालिका, द एग्जीक्यूटिव, अनुच्छेद 52 से 78 तक। पहला ही अनुच्छेद 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। There shall be a president of India। सीधी सी बात पर बहुत महत्वपूर्ण। बिल्कुल, ये पद की स्थापना करता है। फिर आता है अनुच्छेद 53 जो कहता है कि संघ की कार्यकारी शक्ति मतलब यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर राष्ट्रपति में निहित होगी। लेकिन क्या राष्ट्रपति सीधे सारी शक्ति इस्तेमाल करते हैं? नहीं, अनुच्छेद 53(1) कहता है कि वो इस शक्ति का प्रयोग या तो सीधे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेंगे। और ये अधीनस्थ अधिकारी कौन है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। अच्छा, और इसी अनुच्छेद 53(2) में ये भी है कि रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान, सुप्रीम कमांड ऑफ द डिफेंस फोर्सेस, भी राष्ट्रपति में निहित होगी। हाँ, लेकिन इसका प्रयोग विधि द्वारा विनियमित होगा, मतलब कानून के दायरे में। ये अनुच्छेद ये भी साफ करता है कि ये शक्ति मौजूदा कानूनों को प्रभावित नहीं करेगी या संसद को कानून बनाकर किसी और को कार्य सौंपने से नहीं रोकेगी। ठीक है, तो पद स्थापित हो गया, शक्ति बता दी गई। अब आते हैं चुनाव पर। अनुच्छेद 54, राष्ट्रपति का चुनाव। कौन चुनता है राष्ट्रपति को? ये एक बहुत ही खास इलेक्टोरल कॉलेज चुनता है जिसे निर्वाचक मंडल कहते हैं। इसमें कौन कौन शामिल है, ध्यान से सुनिए। पहला, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड एमपीज ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। मनोनीत नहीं, नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं? नहीं, राष्ट्रपति चुनाव में मनोनीत सदस्य वोट नहीं डालते। और दूसरा, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड एमएलएज ऑफ स्टेट असेंबलीज। और केंद्र शासित प्रदेश जैसे दिल्ली और पुडुचेरी, निर्वाचित सदस्य भी इस इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा हैं। तो ये है पूरा निर्वाचक मंडल, इलेक्टेड एमपीज प्लस इलेक्टेड एमएलएज ऑफ स्टेट्स प्लस इलेक्टेड एमएलएज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। समझ गया। अब चुनाव का तरीका क्या है? अनुच्छेद 55, मैनर ऑफ इलेक्शन, ये थोड़ा जटिल लगता है। हाँ, ये समझना जरूरी है। तरीका है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के अनुसार एकल संक्रमणीय मत, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट द्वारा, और मतदान गुप्त होता है, सीक्रेट बैलेट। ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत क्या है? देखिए, इसका उद्देश्य है कि राज्यों के प्रतिनिधित्व में एकरूपता हो और साथ ही राज्यों और संघ के बीच समानता, पैरिटी हो। इसके लिए हर वोट की एक वैल्यू निकाली जाती है। वैल्यू कैसी निकालते हैं ये? एमएलए की वोट की वैल्यू निकालने के लिए उस राज्य की कुल जनसंख्या को विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या से भाग देते हैं। और फिर उसे 1000 से भाग देते हैं। मतलब फॉर्मूला है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमएलएज 1000। और जनसंख्या कौन सी, अभी की? नहीं, यहीं पर एक पेंच है। अनुच्छेद 55 के स्पष्टीकरण में कहा गया है कि यहाँ जनसंख्या का मतलब है 1971 की जनगणना के आंकड़े, और ये 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना तक यही रहेगा। 84वें संशोधन 2001 ने इसे फिक्स किया है। अच्छा, 1971 की जनगणना, ये तो काफी पुरानी बात है। खैर, ये तो हुई एमएलए के वोट की वैल्यू।
एमपी के वोट की वैल्यू कैसे निकालते हैं? सभी राज्यों के एमएलएज के वोटों की कुल वैल्यू को संसद के निर्वाचित सदस्यों, लोकसभा प्लस राज्यसभा की कुल संख्या से भाग देकर एमपी के वोट की वैल्यू निकलती है। फॉर्मूला: टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल इलेक्टेड एमएलएज ऑफ ऑल स्टेट्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपीज। तो ये प्रोसेस सुनिश्चित करता है कि हर राज्य की जनसंख्या का वजन हो और एमपीज और एमएलएज के वोटों में एक संतुलन रहे। और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब? इसका मतलब है कि वोटर वरीयता, प्रेफरेंस के आधार पर वोट देता है, जैसे पहली पसंद, दूसरी पसंद इत्यादि। जीतने के लिए उम्मीदवार को एक निश्चित कोटा हासिल करना होता है। अगर पहली वरीयता की गिनती में किसी को कोटा नहीं मिलता तो सबसे कम वोट पाने वाले उम्मीदवार को बाहर करके उसके वोटों को दूसरी वरीयता के आधार पर बाकी उम्मीदवारों में ट्रांसफर कर दिया जाता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक किसी को कोटा न मिल जाए। ये तो वाकई एक विस्तृत प्रक्रिया है। अब आते हैं कार्यकाल पर। अनुच्छेद 56, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। कितना होता है कार्यकाल? राष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष। और क्या वो इससे पहले पद छोड़ सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। वो अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को संबोधित करके दे सकते हैं। उपराष्ट्रपति इसकी सूचना तुरंत लोकसभा अध्यक्ष को देंगे। और क्या उन्हें हटाया भी जा सकता है? हाँ, संविधान के उल्लंघन के लिए उन पर महाभियोग चलाया जा सकता है, जिसकी प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में दी गई है। उस पर हम अभी आएंगे। ठीक है। और अगर कार्यकाल पूरा हो गया लेकिन नया राष्ट्रपति नहीं चुना गया, तब भी राष्ट्रपति अपने पद पर बने रहेंगे जब तक कि उनका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता, कार्यकाल खत्म होने के बावजूद। अनुच्छेद 57 पूछता है, क्या कोई व्यक्ति दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है? एलिजिबिलिटी फॉर री-इलेक्शन। हाँ, बिल्कुल। संविधान कोई सीमा नहीं लगाता कि कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। जो व्यक्ति राष्ट्रपति रह चुका है वो इस पद के लिए पुनर्निर्वाचन का पात्र है। ठीक है। अब योग्यताएं क्या है? अनुच्छेद 58, क्वालिफिकेशंस फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट। 3 मुख्य योग्यताएं हैं जिन्हें ध्यान से सुनना चाहिए। पहला, वो भारत का नागरिक हो, सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरा, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, कंप्लीटेड 35 इयर्स ऑफ एज। और तीसरा, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य हो। क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। अच्छा, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। और एक और शर्त है, लाभ का पद। अनुच्छेद 58(2) कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन या किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है, वो राष्ट्रपति चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा। ये लाभ का पद क्या है? What constitutes an office of profit? देखिए, संविधान इसे परिभाषित नहीं करता, लेकिन मोटे तौर पर इसका मतलब है कोई ऐसा पद जहां वेतन, भत्ते या अन्य फायदे मिलते हों और जहां सरकार का नियुक्तियां हटाने में नियंत्रण हो। हालांकि इसी अनुच्छेद का स्पष्टीकरण कहता है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, किसी राज्य का राज्यपाल या संघ या किसी राज्य का मंत्री होना लाभ का पद नहीं माना जाएगा। अच्छा, तो मिनिस्टर्स चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है। अब अनुच्छेद 59, कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस। पद पर रहते हुए क्या शर्तें लागू होती हैं? पहली शर्त, राष्ट्रपति संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। अगर ऐसा कोई सदस्य राष्ट्रपति चुन लिया जाता है तो माना जाएगा कि उसने राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण करने की तारीख को उस सदन में अपना स्थान रिक्त कर दिया है। मतलब एमपी एमएलए रहते हुए राष्ट्रपति नहीं बन सकते? बन सकते हैं, लेकिन जिस दिन राष्ट्रपति पद संभालेंगे उसी दिन उनकी एमपी एमएलए की सीट खाली हो जाएगी। दूसरी शर्त, राष्ट्रपति कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेंगे। ठीक है। और रहने की जगह, वेतन? हाँ, राष्ट्रपति बिना किराया दिए अपने आधिकारिक निवास राष्ट्रपति भवन के उपयोग के हकदार होंगे। साथ ही वो ऐसी परिलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकारों के भी हकदार होंगे जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे। जब तक संसद ऐसा नहीं करते तब तक दूसरी अनुसूची, सेकंड शेड्यूल में दिए गए प्रावधान लागू होंगे। और क्या उनके वेतन भत्ते कार्यकाल के दौरान कम किए जा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अनुच्छेद 59(4) साफ कहता है कि राष्ट्रपति की परिलब्धियां और भत्ते उनकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। ये उनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए है। बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है ये। अब आते हैं शपथ पर। अनुच्छेद 60, ओथ और एफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट। शपथ कौन दिलाता है और क्या होती है शपथ? राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पहले भारत के मुख्य न्यायमूर्ति यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या उनकी अनुपस्थिति में
उच्चतम न्यायालय के उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश यानी सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अवेलेबल के समक्ष शपथ लेते हैं या प्रतिज्ञान करते हैं। और शपथ के शब्द क्या हैं? ये महत्वपूर्ण है। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण। राष्ट्रपति शपथ लेते हैं कि वो श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करेंगे तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करेंगे। प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ, और भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहेंगे। ये शब्द प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बहुत मायने रखते हैं। बिल्कुल, संविधान की रक्षा का वचन। अब वो प्रक्रिया जिस पर सबकी नजर रहती है, अनुच्छेद 61, प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, महाभियोग। हाँ, राष्ट्रपति को केवल संविधान के उल्लंघन, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर ही महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। हालांकि संविधान ये नहीं बताता कि उल्लंघन क्या माना जाएगा। प्रक्रिया क्या है, कैसे शुरू होती है? प्रक्रिया संसद का कोई भी सदन शुरू कर सकता है, लोकसभा या राज्यसभा, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं। पहला, ऐसा प्रस्ताव लाने का इरादा कम से कम 14 दिन की लिखित पूर्व सूचना के बाद ही किया जा सकता है। दूसरा, उस नोटिस पर सदन के कुल सदस्यों में से कम 1/4 सदस्यों 1/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स के हस्ताक्षर होने चाहिए। ठीक है, नोटिस दे दिया। फिर वो सदन जिसमें आरोप लगाया है उस प्रस्ताव पर विचार करेगा। प्रस्ताव को सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत, नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, से पारित होना चाहिए। ये साधारण बहुमत नहीं, विशेष बहुमत है, कुल सदस्यों का 2/3। अगर एक सदन ने पास कर दिए तो फिर वो प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा। दूसरा सदन उस आरोप की जांच करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा या जांच करवाएगा, कॉज द चार्ज टू बी इन्वेस्टिगेटेड। और इस जांच के दौरान राष्ट्रपति का क्या रोल है? राष्ट्रपति को ऐसी जांच में उपस्थित होने और अपना प्रतिनिधित्व कराने का अधिकार होगा। वो अपना पक्ष रख सकते हैं। और अगर जांच के बाद दूसरा सदन भी आरोप को सही पाता है, अगर जांच के परिणाम स्वरूप दूसरा सदन भी एक संकल्प पारित करता है और ये संकल्प भी सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत, नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप, से पारित होना चाहिए, जिसमें कहा गया हो कि राष्ट्रपति के खिलाफ आरोप सिद्ध हो गया है, तो ऐसा संकल्प पारित होने की तारीख से राष्ट्रपति को अपने पद से हटा दिया जाएगा। ये है पूरी महाभियोग की प्रक्रिया। बहुत कठिन है और आज तक भारत में किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग सफल नहीं हुआ है। वाकई ये प्रक्रिया राष्ट्रपति पद की गरिमा और स्थिरता सुनिश्चित करती है। अब अनुच्छेद 62, टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। पद खाली होने पर चुनाव कब होना चाहिए? 2 स्थितियां हैं। पहली, अगर पद खाली हो रहा है कार्यकाल की समाप्ति के कारण, तो चुनाव कार्यकाल पूरा होने से पहले ही संपन्न करा लिया जाना चाहिए। और अगर पद मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग या किसी अन्य कारण से खाली होता है, तो रिक्ति को भरने के लिए चुनाव रिक्ति होने की तारीख के बाद यथाशीघ्र और हर हालत में 6 महीने बीतने से पहले किया जाना चाहिए। 6 months। और जो नया राष्ट्रपति चुना जाएगा उसका कार्यकाल कितना होगा? बचा हुआ कार्यकाल या पूरा? नहीं, वो पूरे 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए पद धारण करेगा जिस तारीख को वो पद ग्रहण करता है, अनुच्छेद 56(1) के अधीन। ठीक है, तो ये था राष्ट्रपति के बारे में। अब आते हैं उपराष्ट्रपति पर। अनुच्छेद 63, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। हाँ, और अनुच्छेद 64 तुरंत उनका मुख्य काम बताता है। उपराष्ट्रपति राज्यों की परिषद यानी राज्यसभा का पदेन सभापति, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन मतलब जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनेगा वो अपने आप ही राज्यसभा का सभापति भी बन जाएगा। उसे अलग से सभापति चुना नहीं जाता। और क्या वो कोई और पद धारण कर सकते हैं? नहीं, अनुच्छेद 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा। हाँ, एक अपवाद है। क्या? जब उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 65 के तहत राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा हो या राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन कर रहा हो, तब वो राज्यसभा के सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा और वो राज्यसभा के सभापति को मिलने वाले वेतन या भत्ते का हकदार भी नहीं होगा। अच्छा, तो अनुच्छेद 65 इसी बारे में है, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। हाँ, ये कब होता है? जब राष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र,
महाभियोग या अन्य कारण से रिक्त हो जाए, तब उपराष्ट्रपति नए राष्ट्रपति के चुने जाने तक जो 6 महीने के भीतर होना है, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। और अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित हों, बीमार हों या विदेश गए हों? हाँ, जब राष्ट्रपति अनुपस्थिति, बीमारी या किसी अन्य कारण से अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हों, तब उपराष्ट्रपति उनके कृत्यों का निर्वहन करेगा जब तक राष्ट्रपति वापस अपने कर्तव्यों को संभाल नहीं लेते। और जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे होते हैं तो उनकी शक्तियां और वेतन? तब उनके पास राष्ट्रपति की सभी शक्तियां और उन्मुक्तियां होंगी और वो वैसी ही परिलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकारों के हकदार होंगे जो संसद विधि द्वारा निर्धारित करे, और जब तक ऐसा नहीं होता तब तक जो दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति के लिए निर्दिष्ट है। ठीक है, अब उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अनुच्छेद 66 इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, क्या ये राष्ट्रपति चुनाव जैसा ही है? काफी कुछ वैसा है, पर एक बड़ा अंतर है। निर्वाचक मंडल में राष्ट्रपति चुनाव में सिर्फ निर्वाचित सदस्य वोट डालते हैं और एमएलएज भी होते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं, निर्वाचित भी और मनोनीत भी। इसमें राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते। ये महत्वपूर्ण अंतर है। उपराष्ट्रपति चुनाव में इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड एमपीज ऑफ बोथ हाउसेस, एमएलएज ने। तरीका वही है। हाँ, तरीका वही है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा और मतदान गुप्त होता है। और उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं क्या हैं? अनुच्छेद 66(3। 3 मुख्य योग्यताएं। पहला, भारत का नागरिक हो। दूसरा, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरा, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य हो। राष्ट्रपति के लिए लोकसभा, उपराष्ट्रपति के लिए राज्यसभा। और अब लाभ का पद वाली शर्त? वो यहाँ भी लागू है। वो व्यक्ति भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन या किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद धारण ना करता हो। वही अपवाद यहाँ भी लागू है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, मंत्री होना लाभ का पद नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब कार्यकाल। अनुच्छेद 67 टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष। और क्या वो पहले पद छोड़ सकते हैं या हटाए जा सकते हैं? हाँ, वो अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को संबोधित करके दे सकते हैं और उन्हें हटाने का प्रावधान भी है, लेकिन ये राष्ट्रपति के महाभियोग से अलग है। कैसे अलग है? उपराष्ट्रपति को हटाने का संकल्प केवल राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। उस संकल्प को राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत, मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द काउंसिल, से पारित होना चाहिए और उससे लोकसभा सहमत हो, अग्रीज। बस लोकसभा की सहमति चाहिए, अलग से प्रस्ताव पारित करने की जरूरत नहीं। अच्छा, मतलब मुख्य भूमिका राज्यसभा की है। और नोटिस? हाँ, इसके लिए भी कम से कम 14 दिन की पूर्व सूचना देनी जरूरी है। और कार्यकाल खत्म होने पर? वो तब तक पद पर बने रहेंगे जब तक उनका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता, कार्यकाल खत्म होने के बावजूद। पद खाली होने पर चुनाव। अनुच्छेद 68। राष्ट्रपति की तरह ही कार्यकाल समाप्त होने के कारण रिक्ति हो रही है तो चुनाव कार्यकाल पूरा होने से पहले, और अगर मृत्यु, त्यागपत्र या हटाने के कारण रिक्ति होती है तो चुनाव यथाशीघ्र कराया जाना चाहिए। यहाँ 6 महीने की बाध्यता नहीं लिखी है, पर जल्द से जल्द। और नया उपराष्ट्रपति पूरे 5 साल के लिए चुना जाएगा? हाँ, बिल्कुल, पूरे 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए। शपथ। अनुच्छेद 69 ओथ और एफर्मेशन बाय द वाइस प्रेसिडेंट। उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति अथवा उनके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेते हैं या प्रतिज्ञान करते हैं। इनकी शपथ राष्ट्रपति से अलग है? हाँ, थोड़ी अलग है। उपराष्ट्रपति संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखने की और अपने पद के कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करने की शपथ लेते हैं। यहाँ संविधान के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण वाले शब्द नहीं है जो राष्ट्रपति की शपथ में थे। दिलचस्प है अंतर। अनुच्छेद 70 कहता है अदर कंटिंजेंसीज में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर कोई ऐसी आकस्मिक स्थिति पैदा हो जाए जिसका जिक्र संविधान में नहीं है, जैसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद एक साथ खाली हो जाए, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों को कौन और कैसे करेगा, इसके लिए संसद कानून बना सकती है। ठीक है।
अब एक बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद 71 मैटर्स रिलेटिंग टू और कनेक्टेड विद द इलेक्शन ऑफ अ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, चुनाव संबंधी विवाद। हाँ, ये अनुच्छेद साफ करता है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी संदेहों और विवादों की जांच और निर्णय कौन करेगा? केवल उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अंतिम होगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट चुनाव को शून्य घोषित कर दे तो उस राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति द्वारा पद पर रहते हुए किए गए कार्यों का क्या होगा? वो कार्य अवैध नहीं होंगे। अनुच्छेद 71(2) कहता है कि चुनाव शून्य घोषित होने की तारीख को या उससे पहले उनके द्वारा किए गए कार्य उस घोषणा के कारण अमान्य नहीं होते। ये भी महत्वपूर्ण है। और क्या चुनाव को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि निर्वाचक मंडल अधूरा था? नहीं। अनुच्छेद 71(4) कहता है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में किसी व्यक्ति के निर्वाचन को उसे निर्वाचित करने वाले निर्वाचक मंडल के सदस्यों में किसी भी कारण से विद्यमान किसी रिक्ति के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब आते हैं राष्ट्रपति की कुछ और शक्तियों पर। अनुच्छेद 72 पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन्स एटसेट्रा एंड टू सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट सेंटेंसेस इन सर्टेन केसेस, क्षमादान की शक्ति। हाँ, ये राष्ट्रपति की एक महत्वपूर्ण न्यायिक शक्ति है। वो किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, पार्डन, उसका प्रविलंबन, रिप्राइव, विराम, रिस्पाइट या परिहार, रिमिशन कर सकते हैं, अथवा दंडादेश का लघुकरण, कम्यूटेशन कर सकते हैं। ये किन मामलों में लागू होती है? 3 तरह के मामलों में। पहला, उन सभी मामलों में जहां दंड या दंडादेश सेना न्यायालय, कोर्ट मार्शल ने दिया हो। दूसरा, उन सभी मामलों में जहां दंड या दंडादेश ऐसे विषय संबंधी किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया हो जिस विषय तक संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, यानी केंद्रीय कानूनों के तहत। और तीसरा, उन सभी मामलों में जहां दंडादेश मृत्यु दंडादेश है, सेंटेंस ऑफ डेथ है। इन शब्दों पादन, रिप्रीव, रेस्पाइट, रिमिशन, कम्यूटेशन का मतलब क्या है? पार्डन मतलब क्षमा, मतलब सजा और दोष सिद्धि दोनों पूरी तरह माफ, व्यक्ति बिल्कुल निर्दोष हो जाता है। रिस्पाइट मतलब सजा के निष्पादन पर अस्थायी रोक, खासकर मृत्युदंड पर, ताकि व्यक्ति क्षमा या लघुकरण के लिए अपील कर सके। रेस्पाइट मतलब किसी विशेष कारण जैसे शारीरिक अपंगता या गर्भावस्था के मद्देनजर सजा को कम करना। रिमिशन मतलब सजा की अवधि को कम करना लेकिन उसका चरित्र नहीं बदलना, जैसे 2 साल की कठोर सजा को 1 साल की कठोर सजा करना। कम्यूटेशन मतलब सजा के चरित्र को बदलकर कम करना, जैसे मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदलना। ये राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से कैसे अलग है? राज्यपाल के पास भी राज्य के कानूनों के तहत ऐसी शक्तियां हैं, लेकिन 2 मुख्य अंतर हैं। राज्यपाल मृत्युदंड को पूरी तरह माफ, पार्डन नहीं कर सकते, केवल निलंबित, परिहार या लघुकरण कर सकते हैं। और राज्यपाल सेना न्यायालय के दंडादेशों के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। ठीक है, अब अनुच्छेद 73 एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, संघ की कार्यकारी शक्ति कहां तक फैली है? सामान्य तौर पर संघ की कार्यकारी शक्ति उन सभी विषयों तक फैली है जिन पर संसद को विधि बनाने की शक्ति है, यानी संघ सूची के विषय। साथ ही किसी संधि या करार के आधार पर भारत सरकार द्वारा प्रयोग किए जाने वाले अधिकार, प्राधिकार और अधिकारिता तक भी। और राज्य सूची के विषयों पर, समवर्ती सूची पर? सामान्यतः राज्य सूची के विषयों पर कार्यकारी शक्ति राज्यों की होती है। समवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट के विषयों पर कार्यकारी शक्ति सामान्यतः राज्यों की होती है, जब तक कि संविधान या संसद द्वारा बनाई गई कोई विधि स्पष्ट रूप से संघ को न दें। ये शक्ति विभाजन महत्वपूर्ण है। अब आते हैं सरकार के दिल पर, मंत्री परिषद। अनुच्छेद 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट। ये अनुच्छेद संसदीय प्रणाली का आधार है। ये कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, राष्ट्रपति इस मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेंगे, शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस। ये शैल शब्द कब जोड़ा गया? ये 42वें संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था,
जिसने राष्ट्रपति को मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया। हालांकि 44वें संशोधन 1978 ने इसमें एक परंतुक जोड़ा। वो क्या है? ये परंतुक राष्ट्रपति को शक्ति देता है कि वो मंत्री परिषद से उसकी सलाह पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकते हैं। लेकिन अगर मंत्री परिषद पुनर्विचार के बाद राष्ट्रपति को वही सलाह दोबारा देती है तो राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य होंगे। वो दोबारा पुनर्विचार के लिए नहीं कह सकते। और क्या इस सलाह की जांच अदालत में हो सकती है? नहीं। अनुच्छेद 74(2) स्पष्ट कहता है कि इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी और यदि दी तो क्या दी। ये राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच के रिश्ते को परिभाषित करता है। अब अनुच्छेद 75 अदर प्रोविजंस एज टू मिनिस्टर्स, मंत्रियों के बारे में अन्य बातें। इसमें कई महत्वपूर्ण बातें हैं। पहला, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेंगे। ठीक है। और मंत्रियों की संख्या, क्या कोई सीमा है? हाँ, पहले नहीं थी, लेकिन 91वें संशोधन अधिनियम 2003 ने अनुच्छेद 75(1)(a) जोड़ा। इसके अनुसार मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% 15% से अधिक नहीं होगी। 15%? ये दल बदल रोकने के उपायों का हिस्सा था ना? बिल्कुल। इसी संशोधन ने अनुच्छेद 75(1)(b) भी जोड़ा, जो कहता है कि संसद के किसी भी सदन का सदस्य जिसे 10वीं अनुसूची एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत अयोग्य घोषित कर दिया गया है, वो अपनी अयोग्यता की अवधि तक मंत्री पद पर नियुक्ति के लिए भी अयोग्य होगा। मंत्री किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं? अनुच्छेद 75(2). मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करते हैं, लेकिन इसका व्यवहारिक मतलब है कि जब तक उन्हें प्रधानमंत्री का विश्वास हासिल है और सरकार को लोकसभा का विश्वास हासिल है। और वो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत, सामूहिक उत्तरदायित्व। हाँ, अनुच्छेद 75(3) The Council of Ministers shall be collectively responsible to the House of the People. मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। इसका मतलब है कि पूरी मंत्री परिषद एक इकाई के रूप में काम करती है। अगर लोकसभा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो पूरी मंत्री परिषद प्रधानमंत्री सहित इस्तीफा देना होता है। ये संसदीय सरकार का बेडरॉक प्रिंसिपल है। और शपथ, अनुच्छेद 75(4) कहता है कि पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति प्रत्येक मंत्री को तीसरी अनुसूची में दिए गए प्रारूपों के अनुसार पद की और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। क्या मंत्री बनने के लिए संसद सदस्य होना जरूरी है? जरूरी नहीं कि नियुक्ति के समय हो। अनुच्छेद 75(5) कहता है कि कोई मंत्री जो निरंतर 6 मास की किसी अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। मतलब मंत्री बनने के 6 महीने के अंदर उन्हें लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना होगा। वेतन भत्ते? अनुच्छेद 75(6) के अनुसार मंत्रियों के वेतन और भत्ते ऐसे होंगे जो संसद समय समय पर विधि द्वारा अवधारित करे, और जब तक संसद ऐसा नहीं करती तब तक ऐसे होंगे जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। ठीक है। अब आते हैं सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार पर। अनुच्छेद 76 अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया, भारत का महान्यायवादी। हाँ, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्य, क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करते हैं। उनका काम क्या है? उनका कर्तव्य है भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह देना और विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो राष्ट्रपति उन्हें सौंपें, साथ ही संविधान या किसी अन्य कानून द्वारा दिए गए कार्यों का निर्वहन करना। उनके अधिकार क्या हैं? उन्हें अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार, राइट ऑफ ऑडियंस होता है। वो संसद की कार्यवाही में भी भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन वोट नहीं दे सकते, जैसा अनुच्छेद 88 में भी कहा गया है। उनका कार्यकाल? वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, और उनका पारिश्रमिक यानी कि रेम्यूनरेशन भी राष्ट्रपति ही अवधारित करते हैं। ठीक है।
अब अध्याय 1 का अंतिम खंड, सरकारी कार्य का संचालन, अनुच्छेद 77। कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये कहता है कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जाएगी। ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन इज टेकन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। और जो आदेश वगैरह निकलते हैं राष्ट्रपति के नाम से किए गए और निष्पादित आदेशों और अन्य लिखतों को ऐसी रीति से अधिप्रमाणित ऑथेंटिकेट किया जाएगा जो राष्ट्रपति द्वारा बनाए जाने वाले नियमों में विनिर्दिष्ट की जाएं, और इस तरह से प्रमाणित आदेश की वैधता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। राष्ट्रपति कार्य आवंटन के नियम भी बनाते हैं। हाँ, अनुच्छेद 77(3) के तहत राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएंगे, एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स। और आखिरी अनुच्छेद इस अध्याय का, अनुच्छेद 78, ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर एज रेस्पेक्ट्स द फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट एटसेट्रा। प्रधानमंत्री के कर्तव्य। ये प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इसके तहत प्रधानमंत्री का कर्तव्य है, पहला, संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनों संबंधी मंत्री परिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को सूचित करना। दूसरा, संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनों संबंधी जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे वो देना। और तीसरा, किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किंतु मंत्री परिषद ने विचार नहीं किया है, राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए रखना। ये सुनिश्चित करता है कि राष्ट्रपति सरकार के कामकाज से पूरी तरह अवगत रहें। बिल्कुल। तो ये था हमारा अध्याय आय, कार्यपालिका, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, इन सब के पद, शक्तियां, चुनाव, कर्तव्य हमने देखे। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब आते हैं अध्याय 2, संसद, पार्लियामेंट, अनुच्छेद 79 से 122 तक। ये भी बहुत विस्तृत है। शुरुआत अनुच्छेद 79 से। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। संसद किससे मिलकर बनती है? संसद 3 घटकों से मिलकर बनती है, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट और 2 सदन, राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, और लोकसभा, हाउस ऑफ द पीपल। ये याद रखना जरूरी है कि राष्ट्रपति भी संसद का अभिन्न अंग है, हालांकि वो किसी सदन के सदस्य नहीं होते। ठीक है, अब इन सदनों की संरचना देखते हैं। पहले राज्यसभा, अनुच्छेद 80, कॉम्पोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। राज्यसभा में 2 तरह के सदस्य होते हैं। पहला, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाने वाले 12 सदस्य। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव हो। 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स। और बाकी अधिकतम 238 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट्स एंड ऑफ द यूनियन टेरिटरीज। कुल मिलाकर 250 से ज्यादा नहीं, 12 + 238। राज्यों को सीटें कैसे मिलती हैं? सीटों का आवंटन 4th अनुसूची 4th शेड्यूल में दिया गया है, जो मुख्यतः जनसंख्या पर आधारित है। हालांकि छोटे राज्यों को न्यूनतम सीटें मिलती हैं। और इन राज्यों प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे होता है? राज्यों के प्रतिनिधियों का चुनाव उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा किया जाता है। तरीका वही है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा, इनडायरेक्ट इलेक्शन। और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि? उनका चुनाव ऐसी रीति से होता है जो संसद विधि द्वारा निर्धारित करे। तो राज्यसभा में इलेक्टेड मेंबर्स भी हैं और नॉमिनेटेड भी। अब लोकसभा की संरचना, अनुच्छेद 81, कॉम्पोजिशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। लोकसभा में भी 2 तरह के प्रतिनिधि हो सकते हैं। पहला, राज्यों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए अधिकतम 530 सदस्य, 530। डायरेक्ट इलेक्शन मतलब जनता सीधे वोट डालकर अपने प्रतिनिधि चुनती है। सार्वभौम वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज के आधार पर। और केंद्र शासित प्रदेशों से? केंद्र शासित प्रदेशों से अधिकतम 20 सदस्य, 20 मेंबर्स, ऐसी रीति से चुने जाते हैं जो संसद विधि द्वारा निर्धारित करे। तो कुल मिलाकर 530 + 20 = 550 सदस्य हो सकते हैं राज्यों और यूटीज से। पहले एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 मनोनीत सदस्यों का प्रावधान था, जिसे 104वें संशोधन 2019 द्वारा समाप्त कर दिया गया है। राज्यों को सीटें किसे आवंटित होती हैं लोकसभा में?
अनुच्छेद 81(2)(a) कहता है कि राज्यों को सीटों का आवंटन ऐसी रीति से किया जाएगा कि संस्थानों की संख्या से उस राज्य की जनसंख्या का अनुपात सभी राज्यों के लिए यथासाध्य एक ही हो। Ratio between the number of seats and the population is so far as practicable the same for all states. और राज्य के अंदर निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजन। प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ऐसी रीति से विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का उसको आवंटित स्थानों की संख्या से अनुपात समस्त राज्य में यथासाध्य एक ही हो। यहाँ जनसंख्या का क्या मतलब है? वही 1971। हाँ, अनुच्छेद 81 के प्रयोजनों के लिए भी स्पष्टीकरण के अनुसार अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना लास्ट प्रीसीडिंग सेंसस के आंकड़े लिए जाते हैं, जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं। लेकिन 84 में संशोधन ने यहाँ भी 1971 की जनगणना को 2026 के बाद की पहली जनगणना तक के लिए फ्रीज कर दिया है सीटों के आवंटन के लिए, और 87वें संशोधन 2003 ने निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के लिए 2001 की जनगणना को आधार बनाया है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। 1971 सीटों के आवंटन के लिए, 2001 निर्वाचन क्षेत्र बनाने के लिए। लेकिन राज्य के अंदर निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण 2001 की जनसंख्या के आधार पर किया गया है, ताकि हर क्षेत्र की जनसंख्या का अनुपात बराबर हो सके। और ये पुनर्निर्धारण कौन करता है? अनुच्छेद 82 रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस। प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर राज्यों को लोकसभा में सीटों के आवंटन और प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन का पुनः समायोजन ऐसे प्राधिकारी अथॉरिटी द्वारा और ऐसी रीति से किया जाएगा जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे। ये काम सामान्यतः परिसीमन आयोग डिलिमिटेशन कमीशन करता है। लेकिन अभी तो आपने कहा है कि ये 2026 तक रुका हुआ है। हाँ, सीटों का आवंटन रुका हुआ है, लेकिन निर्वाचन क्षेत्रों का आंतरिक परिसीमन राज्य के भीतर 2001 की जनगणना के आधार पर हुआ है। अनुच्छेद 82 का परंतु कहता है कि ऐसा पुनः समायोजन तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक तत्कालीन लोकसभा का विघटन नहीं हो जाता। और 84वें संशोधन के अनुसार 2026 के बाद की पहली जनगणना तक राज्यों को सीटों के आवंटन का पुनः समायोजन आवश्यक नहीं है। ठीक है, ये परिसीमन का मामला साफ हुआ। अब सदनों की अवधि, अनुच्छेद 83 ड्यूरेशन ऑफ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। राज्यसभा, जैसा हम जानते हैं, एक स्थायी सदन है, परमानेंट बॉडी। इसका विघटन डिसोल्यूशन नहीं होता, लेकिन इसके सदस्य हमेशा नहीं रहते। यथासंभव इसके 1/3 सदस्य 1/3 ऑफ द मेंबर्स प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त रिटायर हो जाते हैं। तो हर सदस्य का कार्यकाल सामान्यतः 6 वर्ष का होता है। और लोकसभा यदि पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती तो अपनी पहली बैठक के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष 5 इयर्स तक बनी रहेगी और 5 वर्ष की अवधि की समाप्ति पर उसका स्वतः विघटन हो जाएगा। क्या ये 5 साल की अवधि बढ़ाई जा सकती है? हाँ, केवल आपातकाल की स्थिति में। जब आपात की उद्घोषणा प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी लागू हो, तब संसद विधि द्वारा लोकसभा की अवधि को एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। लेकिन आपातकाल समाप्त हो जाने के बाद ये विस्तार किसी भी दशा में 6 महीने की अवधि से अधिक प्रभावी नहीं रहेगा। ठीक है। अब संसद सदस्य बनने की योग्यता, अनुच्छेद 84 क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट। यहाँ भी 3 मुख्य बातें हैं। पहला, भारत का नागरिक हो। दूसरा, चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची 3rd शेड्यूल में दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ ले या प्रतिज्ञान करें। शपथ चुनाव से पहले? हाँ, नामांकन भरने के बाद और चुनाव से पहले ये शपथ लेनी होती है। तीसरा, आयु। राज्यसभा के लिए कम से कम 30 वर्ष 30 इयर्स ऑफ एज और लोकसभा के लिए कम से कम 25 वर्ष 25 इयर्स ऑफ एज होनी चाहिए। और चौथी, उसके पास ऐसी अन्य अर्हताएं होनी चाहिए जो संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन विहित की जाए, जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 में कुछ और योग्यताएं दी गई हैं। ठीक है, नागरिकता, शपथ, आयु और अन्य निर्धारित योग्यताएं। अब संसद के सत्र, अनुच्छेद 85 सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन। राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जो वो ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत करेगा, समन करेगा।
लेकिन एक शर्त है, एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच 6 मास का अंतर नहीं होना चाहिए। मतलब साल में कम से कम 2 बार मिलना जरूरी है। और सत्र चल रहा हो तो उसे समाप्त कौन करता है? राष्ट्रपति समय समय पर सदनों या किसी सदन का सत्रावसान कर सकते हैं, प्रोरोग कर सकते हैं। प्रोरोगेशन मतलब सत्र की समाप्ति, अधिवेशन की नहीं। और लोकसभा का विघटन? डिसोल्यूशन। राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर सकते हैं, राज्यसभा का विघटन नहीं होता। डिसोल्यूशन का मतलब है लोकसभा का जीवन समाप्त, नए चुनाव होंगे। प्रोरोगेशन में वही लोकसभा दोबारा मिल सकती है, डिसोल्यूशन में नहीं। समन, प्रोरोग, डिसॉल्व तीनों शक्तियां राष्ट्रपति की हैं, लेकिन वो ये मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं। अब अनुच्छेद 86, राइट ऑफ प्रेसिडेंट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेजेस टू हाउसेस। हाँ, राष्ट्रपति संसद के किसी एक सदन में या एक साथ समवेत दोनों सदनों में अभिभाषण कर सकते हैं और इस प्रयोजन के लिए सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकते हैं। वो संसद में उस समय लंबित किसी विधेयक के संबंध में संदेश या कोई अन्य संदेश संसद के किसी सदन को भेज सकते हैं और जिस सदन को संदेश भेजा गया है वो उस पर सुविधा अनुसार शीघ्रता से विचार करेगा। लेकिन एक विशेष अभिभाषण भी होता है, अनुच्छेद 87, स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट। हाँ, ये जरूरी है। राष्ट्रपति 2 अवसरों पर संसद के दोनों सदनों की एक साथ समवेत बैठक में विशेष अभिभाषण करते हैं। पहला, लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में, और दूसरा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में। इस अभिभाषण में क्या होता है? राष्ट्रपति संसद को उसके आवाहन के कारण, कॉज ऑफ इट्स समन्स, बताते हैं। यह अभिभाषण दरअसल सरकार की नीतियों और आने वाले वर्ष के कार्यक्रमों का एक खाका होता है। इस अभिभाषण पर दोनों सदनों में धन्यवाद प्रस्ताव, मोशन ऑफ थैंक्स, पर चर्चा होती है। ठीक है। अब अनुच्छेद 88, राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल एज रिस्पेक्ट्स हाउसेस, मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार। ये कहता है कि प्रत्येक मंत्री और भारत के महान्यायवादी को ये अधिकार होगा कि वह किसी भी सदन में, सदनों की किसी संयुक्त बैठक में और संसद की किसी समिति में जिसका वह सदस्य नामित किया जाए, बोले और उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग ले। किंतु इस अनुच्छेद के आधार पर वह मत देने का हकदार नहीं होगा। मतलब मंत्री किसी भी सदन में बोल सकते हैं, भले ही वो उस सदन के सदस्य न हो। हाँ, जैसे कोई मंत्री लोकसभा का सदस्य है तो भी वो राज्यसभा में जाकर बोल सकता है, किसी बिल पर चर्चा में भाग ले सकता है, पर वोट केवल उसी सदन में देगा जिसका वो सदस्य है। महान्यायवादी तो किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते, पर उन्हें दोनों सदनों में बोलने और भाग लेने का अधिकार है, वोट देने का नहीं। ये समन्वय के लिए जरूरी है। अब आते हैं संसद के अधिकारियों पर। अनुच्छेद 89 से 98 तक। पहले राज्यसभा, अनुच्छेद 89, द चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। हमने पहले ही देखा अनुच्छेद 64 कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति यानी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, और उपसभापति, डेप्यूटी चेयरमैन। राज्यसभा यथाशीघ्र अपने किसी सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी और जब जब उपसभापति का पद रिक्त होता है तब तक परिषद किसी अन्य सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी। उपसभापति का पद कैसे रिक्त होता है? अनुच्छेद 90। 3 तरह से। 1, यदि वह राज्यसभा का सदस्य नहीं रहता। 2, यदि वह किसी भी समय सभापति यानी उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग देता है। या तीसरा, यदि उसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत यानी मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटा दिया जाता है। लेकिन ऐसा संकल्प लाने से कम 14 दिन पहले सूचना देनी होगी। अगर सभापति का पद खाली हो या वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हो तब? अनुच्छेद 91। तब उपसभापति, या यदि उपसभापति का पद भी रिक्त है तो राज्यसभा का ऐसा सदस्य जिसको राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे, सभापति के कर्तव्यों का पालन करेगा। और अगर सदन की बैठक से सभापति और उपसभापति दोनों अनुपस्थित हैं तो ऐसा व्यक्ति जिसे राज्यसभा की प्रक्रिया के नियमों द्वारा निर्धारित किया जाए, या यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं है तो ऐसा अन्य व्यक्ति जिसे राज्यसभा अवधारित करे, सभापति के रूप में कार्य करेगा। और अगर सभापति, उपराष्ट्रपति या उपसभापति को हटाने का संकल्प विचाराधीन हो, अनुच्छेद 92, तब वो सदन में उपस्थित रहने पर भी
पीठासीन नहीं होंगे। हाँ, अनुच्छेद 88 के तहत उन्हें बोलने और कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होगा, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं होगा, सिवाय मत बराबर होने की दशा में, कास्टिंग वोट। लेकिन ध्यान दें, जब उपराष्ट्रपति को हटाने का संकल्प विचाराधीन हो, तब वो राज्यसभा में वोट बिल्कुल नहीं दे सकते, पहली बार भी नहीं। ये बारीकियां महत्वपूर्ण हैं। अब लोकसभा, अनुच्छेद 93, द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। लोकसभा भी यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अपना अध्यक्ष, स्पीकर और उपाध्यक्ष, डेप्यूटी स्पीकर चुनेगी, और जब जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होता है, तब तब लोकसभा किसी अन्य सदस्य को यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनेगी। इनका पद कैसे रिक्त होता है? अनुच्छेद 94। बिल्कुल उपसभापति की तरह ही। यदि वो लोकसभा का सदस्य नहीं रहता, यदि वह किसी भी समय यदि अध्यक्ष है तो उपाध्यक्ष को, और यदि उपाध्यक्ष है तो अध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग देता है, या यदि उसे लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत, majority ऑफ ऑल द देन मेंबर्स, से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटा दिया जाता है। यहाँ भी 14 दिन की नोटिस की शर्त है। एक खास बात है लोकसभा अध्यक्ष के बारे में, जब लोकसभा भंग हो जाती है तब। हाँ, अनुच्छेद 94 का परंतु कहता है कि लोकसभा के विघटन होने पर अध्यक्ष विघटन के पश्चात होने वाली लोकसभा की प्रथम बैठक के ठीक पहले तक अपना पद रिक्त नहीं करेगा। ये कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए है। अगर अध्यक्ष का पद खाली हो या वो अनुपस्थित हो, अनुच्छेद 95। यदि अध्यक्ष का पद रिक्त है तो उप अध्यक्ष, या यदि उप अध्यक्ष का पद भी रिक्त है तो लोकसभा का ऐसा सदस्य जिसको राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे, अध्यक्ष के कर्तव्यों का पालन करेगा। और यदि अध्यक्ष सदन की बैठक से अनुपस्थित है तो उपाध्यक्ष, या यदि वह भी अनुपस्थित है तो ऐसा व्यक्ति जो लोकसभा की प्रक्रिया के नियमों द्वारा अवधारित किया जाए, या यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं है तो ऐसा अन्य व्यक्ति जो सदन द्वारा अवधारित किया जाए, अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। और इनको हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो अनुच्छेद 96। बिल्कुल। राज्यसभा के सभापति, उपसभापति जैसा ही अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जिसको हटाने का संकल्प विचाराधीन है, सदन में उपस्थित रहने पर भी पीठासीन नहीं होगा। उन्हें अनुच्छेद 88 के तहत बोलने और कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होगा, लेकिन वो संकल्प पर या किसी अन्य विषय पर केवल प्रथम था, यानी इन द फर्स्ट इंस्टेंस ही मत देने के हकदार होंगे, मत बराबर होने की दशा में नहीं। नो कास्टिंग वोट। ये स्पीकर के लिए कास्टिंग वोट ना होना महत्वपूर्ण है हटाने के प्रस्ताव के समय। अब वेतन भत्ते, अनुच्छेद 97। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति को तथा लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को ऐसे वेतन और भत्तों का संदाय किया जाएगा जो संसद विधि द्वारा नियत करे। जब तक ऐसा निर्धारण नहीं होता तब तक जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है। और संसद का अपना स्टाफ, अनुच्छेद 98, सेक्रेटेरिएट ऑफ पार्लियामेंट। संसद के प्रत्येक सदन का पृथक सचिवीय कर्मचारी वृंद, सेक्रेटेरियल स्टाफ होगा। हालांकि दोनों सदनों के लिए सम्मिलित पदों, कॉमन पोस्ट का सृजन भी किया जा सकता है। संसद विधि द्वारा भर्ती और सेवा शर्तों का विनियमन कर सकती है। जब तक संसद कानून नहीं बनाती तब तक राष्ट्रपति यथास्थिति लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा सभापति से परामर्श करके नियम बना सकते हैं। तो ये थे संसद के अधिकारी। अब आते हैं कार्य संचालन पर। अनुच्छेद 99, ओथ और एफर्मेशन बाय मेंबर्स, सदस्यों द्वारा शपथ। संसद के प्रत्येक सदन का प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। बिना शपथ लिए सदन में बैठना या वोट देना मना है। और मतदान कैसे होता है सदन में? अनुच्छेद 100, वोटिंग इन हाउसेज, पावर ऑफ हाउसेज टू एक्ट नॉटविथस्टैंडिंग वेकेंसीज एंड क्वोरम। सभी प्रश्नों का अवधारण अध्यक्ष या सभापति अथवा उस रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति को छोड़कर उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत, majority of votes of the members present and voting से किया जाएगा। और अध्यक्ष या सभापति कब वोट देते हैं? वो प्रथमतः मत नहीं देंगे, किंतु मत बराबर होने की दशा में, इन द केस ऑफ एन इक्वालिटी ऑफ वोट्स, उनका निर्णायक मत, कास्टिंग वोट
होगा और वो उसका प्रयोग करेंगे। ये टाई ब्रेकर वोट होता है। अगर सदन में कुछ सीटें खाली हों तो तब भी सदन को कार्य करने की शक्ति होगी। सदन की कोई कार्यवाही इस आधार पर अमान्य नहीं होगी कि उसमें कोई रिक्ति थी, और यदि बाद में पता चलता है कि कोई व्यक्ति जो सदस्य नहीं था या अयोग्य था या शपथ लिए बिना कार्यवाही में बैठ गया या वोट दे गया, तो भी सदन की कार्यवाही विधि मान्य रहेगी। गणपूर्ति या कोरम क्या है? अनुच्छेद 103 के अनुसार संसद के किसी सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग 1/10 of the total number of members होगी, जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे। और अगर कोरम पूरा ना हो तो अध्यक्ष या सभापति अथवा उस रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह सदन को स्थगित या एडजर्न कर दे या अधिवेशन को तब तक के लिए निलंबित सस्पेंड कर दे जब तक गणपूर्ति नहीं हो जाती। ठीक है। अब सदस्यों की निरर्हताएं यानी डिस्क्वालिफिकेशंस। अनुच्छेद 101 स्थान रिक्त होना। कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता। यदि कोई व्यक्ति दोनों सदनों के लिए चुन लिया जाता है तो उसे एक सदन की सीट छोड़नी होगी, जिसके लिए संसद नियम बनाएगी। और संसद और राज्य विधानमंडल दोनों का सदस्य वो भी नहीं हो सकता। यदि कोई व्यक्ति संसद और किसी राज्य के विधानमंडल दोनों का सदस्य चुन लिया जाता है और वो एक निश्चित अवधि के भीतर जो राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों में हो राज्य विधानमंडल की सीट नहीं छोड़ता, तो संसद में उसका स्थान रिक्त हो जाएगा। और किन कारणों से सीट खाली हो सकती है? यदि कोई सदस्य अनुच्छेद 102(1) या 2(2) में बताई गई किसी निरर्हता से ग्रस्त हो जाता है, या अध्यक्ष या सभापति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपनी सीट का त्यागपत्र दे देता है और उसका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया जाता है। त्यागपत्र स्वीकार करना जरूरी है? हाँ, परंतु कहता है कि यदि अध्यक्ष सभापति को लगता है कि त्यागपत्र स्वैच्छिक या वास्तविक नहीं है तो वो उसे स्वीकार नहीं भी कर सकते हैं। और एक कारण है अनुपस्थिति। हाँ, यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि तक सदन की सभी बैठकों से अनुपस्थित रहता है तो सदन उसकी सीट को रिक्त घोषित कर सकता है। ओके, मैं डिक्लेयर हिज सीट वेकेंट। हाँ, इस 60 दिन की गिनती में क्या शामिल नहीं है? सदन के सत्रावसान, प्रोरोगेशन या निरंतर 4 से अधिक दिनों के लिए स्थगन एडजॉर्नमेंट को शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है। अब वो निरर्हताएं क्या हैं जिनके आधार पर सदस्य अयोग्य हो सकता है? अनुच्छेद 102 डिस्क्वालिफिकेशंस फॉर मेंबरशिप। कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा यदि वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन संसद द्वारा विधि द्वारा घोषित पद को छोड़कर कोई लाभ का पद धारण करता है, वही ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। हाँ जी। वह विकृत चित्त है और सक्षम न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान है। वह अदिवालिया अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट है। वह भारत का नागरिक नहीं है या उसने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है या वह किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या अनुशक्ति स्वीकार किए हुए हैं। वह संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन निरर्हित कर दिया जाता है। और एक और आधार है जो बाद में जोड़ा गया। हाँ, अनुच्छेद 102(2) जिसे 52वें संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया, ये कहता है कि कोई व्यक्ति 10वीं अनुसूची 10th शेड्यूल के उपबंधों के अधीन निरर्हित हो जाता है तो वो भी सदन का सदस्य होने के लिए अयोग्य होगा। ये है दल बदल विरोधी कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ। अगर कोई सदस्य इनमें से किसी निरर्हता से ग्रस्त हो जाता है तो इसका निर्णय कौन करेगा? अनुच्छेद 103 डिसीजन ऑन क्वेश्चंस एज टू डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ मेंबर्स। अगर प्रश्न उठता है कि अनुच्छेद 102 के खंड 1 में बताई गई किसी निरर्हता से कोई सदस्य ग्रस्त हुआ है या नहीं, तो ये प्रश्न विनिश्चय के लिए राष्ट्रपति को निर्देशित किया जाएगा और उनका विनिश्चय अंतिम फाइनल होगा। क्या राष्ट्रपति अकेले फैसला करते हैं? नहीं, ऐसे किसी प्रश्न पर विनिश्चय करने से पहले राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन की राय लेंगे और ऐसी राय के अनुसार ही कार्य करेंगे। ध्यान दें, ये सिर्फ अनुच्छेद 102(1) की निरर्हताओं के लिए है। 10वीं अनुसूची दल बदल के तहत निरर्हता का निर्णय कौन करता है? 10वीं अनुसूची के तहत निरर्हता का निर्णय सदन का अध्यक्ष या सभापति करता है। उनका निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन है। कि हो तो हुलोहान केस। ठीक है। और अगर कोई
अयोग्य व्यक्ति सदन में बैठता है या वोट देता है। अनुच्छेद 104 पेनाल्टी फॉर सिटिंग एंड वोटिंग बिफोर मेकिंग ओथ और एफर्मेशन और व्हेन डिस्क्वालिफाइड। यदि कोई व्यक्ति शपथ लेने से पहले या यह जानते हुए कि वो सदस्यता के लिए अर्हित नहीं है या निरर्हित कर दिया गया है या संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के तहत ऐसा करने से रोक दिया गया है, फिर भी सदस्य के रूप में बैठता है या मत देता है, तो वह प्रत्येक दिन के लिए जब वह इस प्रकार बैठता है या मत देता है 500 रुपए की शास्ति का भागी होगा, जो भारत सरकार को देय ऋण के रूप में वसूल की जाएगी। 500 रुपए प्रतिदिन। अब आते हैं सदस्यों के विशेषाधिकारों पर। अनुच्छेद 105 powers, privileges, etc. of the Houses of Parliament and of the members and committees thereof. ये बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। ये संसद और उसके सदस्यों को कुछ विशेष अधिकार और उन्मुक्तियां देता है। पहला, संसद में वाक स्वातंत्र्य होगा। इसका क्या मतलब है? मतलब संसद के किसी सदस्य द्वारा संसद में या उसकी किसी समिति में कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। उन्हें पूरी छूट है सदन में बोलने की। और प्रकाशन के बारे में? किसी व्यक्ति के विरुद्ध संसद के किसी सदन के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन किसी प्रतिवेदन, पत्र, मतों या कार्यवाहियों के प्रकाशन के संबंध में इस प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। अन्य विशेषाधिकार क्या हैं? अन्य शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां ऐसी होंगी जो संसद समय समय पर विधि द्वारा परिनिश्चित करे। जब तक संसद ऐसा नहीं करती तब तक वही होंगी जो संविधान 44वां संशोधन अधिनियम 1978 लागू होने से ठीक पहले उस सदन की और उसके सदस्यों और समितियों की थीं। ये विशेषाधिकार किस पर लागू होते हैं? ये सदन के सदस्यों के साथ साथ उन व्यक्तियों पर भी लागू होते हैं जिन्हें अनुच्छेद 88 के तहत बोलने और कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, यानी मंत्री और महान्यायवादी। ये संसदीय विशेषाधिकार लोकतंत्र के कामकाज के लिए जरूरी हैं, पर इनकी सीमाएं भी हैं। अब अनुच्छेद 106 सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ मेंबर्स, सदस्यों के वेतन और भत्ते। संसद के दोनों सदनों के सदस्य ऐसे वेतन और भत्ते प्राप्त करने के हकदार होंगे जो संसद समय समय पर विधि द्वारा अवधारित करे। चलिए अब विधायी प्रक्रिया पर आते हैं। कानून कैसे बनते हैं? अनुच्छेद 107 प्रोविजंस एज टू इंट्रोडक्शन एंड पासिंग ऑफ बिल्स, विधेयकों का पुरस्थापन और पारित किया जाना। धन विधेयक, मनी बिल और कुछ अन्य वित्त विधेयकों, फाइनेंशियल बिल्स को छोड़कर कोई भी विधेयक, बिल संसद के किसी भी सदन में आरंभ हो सकता है। और कानून बनने के लिए कोई विधेयक तब तक पारित हुआ नहीं समझा जाएगा जब तक कि वो दोनों सदनों द्वारा बिना संशोधन के या केवल ऐसे संशोधनों सहित जिन पर दोनों सदन सहमत हो गए हैं पारित नहीं कर दिया जाता। अगर कोई बिल एक सदन में लंबित है और सत्र समाप्त हो जाए, प्रोरोग हो जाए, तो अनुच्छेद 107(3) कहता है कि संसद में लंबित विधेयक सदनों के सत्रावसान के कारण व्यपगत नहीं होगा, वो अगले सत्र में वहीं से शुरू हो सकता है। और अगर लोकसभा भंग हो जाए, डिसॉल्व, तब बिल का क्या होता है? ये महत्वपूर्ण है। हाँ, यहाँ दो स्थितियां हैं। पहला, अनुच्छेद 107(4) कोई विधेयक जो राज्यसभा में लंबित है और जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है, वो लोकसभा के विघटन पर व्यपगत नहीं होगा। वो नई लोकसभा बनने के बाद भी राज्यसभा में जारी रहेगा। और दूसरी स्थिति, अनुच्छेद 107(5) कोई विधेयक जो लोकसभा में लंबित है या जो लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया है और राज्यसभा में लंबित है, वो लोकसभा के विघटन पर व्यपगत हो जाएगा। हाँ, इसमें अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक का अपवाद है। अच्छा, तो लोकसभा में शुरू हुआ बिल या लोकसभा से पास होकर राज्यसभा गया बिल लोकसभा भंग होने पर खत्म, लेकिन राज्यसभा में शुरू हुआ और वहीं लंबित बिल खत्म नहीं होता। ये याद रखना होगा। बिल्कुल, लैप्सिंग ऑफ बिल्स के ये नियम अक्सर पूछे जाते हैं। अब वो स्थिति जब दोनों सदनों में सहमति न बने, अनुच्छेद 108 जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज इन सर्टेन केसेस, संयुक्त बैठक। ये प्रावधान तब लागू होता है जब किसी साधारण विधेयक, धन विधेयक नहीं, पर दोनों सदनों के बीच गतिरोध, डेडलॉक उत्पन्न हो जाए। गतिरोध कब माना जाता है? 3 स्थितियां हैं। ए, यदि विधेयक एक सदन द्वारा पारित किए जाने के बाद दूसरे सदन द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाता है, या बी, यदि सदन विधेयक में किए गए संशोधनों के बारे में अंतिम रूप से असहमत हो जाते हैं, या
सी, यदि दूसरे सदन को विधेयक प्राप्त होने की तारीख से उसके द्वारा विधेयक पारित किए बिना 6 मास 6 मंथ से अधिक बीत गए हैं। इस 6 महीने की गिनती में क्या शामिल नहीं है? सदन के सत्रावसान या निरंतर 4 दिन से अधिक की स्थगन की अवधि शामिल नहीं है। अगर इनमें से कोई स्थिति आती है तो राष्ट्रपति दोनों सदनों को संदेश भेजकर या अधिसूचना द्वारा विधेयक पर विचार विमर्श करने और मत देने के प्रयोजन के लिए उनकी संयुक्त बैठक जॉइंट सिटिंग में आहूत कर सकते हैं। क्या लोकसभा भंग होने के बाद भी संयुक्त बैठक हो सकती है? हाँ, यदि राष्ट्रपति ने विघटन से पहले ही संयुक्त बैठक बुलाने के अपने आशय की अधिसूचना जारी कर दी हो तो विघटन के बावजूद संयुक्त बैठक हो सकती है और विधेयक पारित किया जा सकता है। संयुक्त बैठक में क्या होता है? दोनों सदनों के सदस्य एक साथ बैठते हैं। यदि विधेयक संयुक्त बैठक में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की कुल संख्या के बहुमत मेजॉरिटी ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग से पारित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि वो दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है। इस बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? अनुच्छेद 118(4) के अनुसार संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर करता है। यदि वो अनुपस्थित है तो उपाध्यक्ष डेप्यूटी स्पीकर, यदि वो भी अनुपस्थित है तो राज्यसभा का उपसभापति डेप्यूटी चेयरमैन, यदि वो भी अनुपस्थित है तो ऐसा अन्य व्यक्ति जो उपस्थित सदस्यों द्वारा अवधारित किया जाए। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करता। ये महत्वपूर्ण है। और क्या संयुक्त बैठक में नए संशोधन लाए जा सकते हैं? सामान्यतः नहीं, केवल ऐसे संशोधन जो विधेयक के पारित होने में देरी के कारण आवश्यक हो गए हों या जिन पर सदनों में पहले असहमति थी उन्हीं पर विचार होता है। ये संयुक्त बैठक धन विधेयकों पर लागू नहीं होती? नहीं, अनुच्छेद 108(1) स्पष्ट कहता है कि यह धन विधेयक पर लागू नहीं होता। वित्त विधेयकों के कुछ मामलों में हो सकती है। अब तक इतिहास में केवल कुछ ही बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है। ठीक है, अब आते हैं धन विधेयकों पर। अनुच्छेद 109 स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल्स, विशेष प्रक्रिया। पहली बात, धन विधेयक राज्यसभा में पुरस्थापित इंट्रोड्यूस्ड नहीं किया जाएगा। ये केवल लोकसभा में ही शुरू हो सकता है। ओनली इन लोकसभा से पास होने के बाद लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा जाता है। राज्यसभा को विधेयक प्राप्ति की तारीख से 14 दिन 14 डेज की अवधि के भीतर विधेयक को अपनी सिफारिशों सहित लोकसभा को लौटाना होता है। अगर राज्यसभा 14 दिन में नहीं लौटाती तो यह दोनों सदनों द्वारा उसी रूप में पारित समझा जाएगा जिस रूप में लोकसभा ने पारित किया था। और अगर राज्यसभा कुछ सिफारिशें देती हैं तो लोकसभा उन सभी या किन्हीं सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र है। यदि लोकसभा राज्यसभा की किसी सिफारिश को स्वीकार कर लेती है तो धन विधेयक दोनों सदनों द्वारा सिफारिश सहित पारित समझा जाता है। यदि लोकसभा किसी सिफारिश को स्वीकार नहीं करती है तो धन विधेयक दोनों सदनों द्वारा उस रूप में पारित समझा जाता है जिसमें लोकसभा ने उसे मूलतः पारित किया था। मतलब धन विधेयक के मामले में राज्यसभा की शक्तियां बहुत सीमित है। वो केवल सुझाव दे सकती है, रोक नहीं सकती। बिल्कुल, ये लोकसभा की वित्तीय सर्वोच्चता फाइनेंशियल सुप्रीमेसी को दर्शाता है। लेकिन ये कैसे तय होता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? अनुच्छेद 110 डेफिनेशन ऑफ मनी बिल्स, धन विधेयक की परिभाषा। ये परिभाषा बहुत सटीक और महत्वपूर्ण है। कोई विधेयक धन विधेयक तभी समझा जाएगा जब उसमें केवल निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों से संबंधित उपबंध हों। ए, किसी कर का अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन। बी, भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने का या कोई प्रत्याभूति देने का विनियमन या भारत सरकार के वित्तीय बाध्यताओं से संबंधित विधि का संशोधन। सी, भारत की संचित निधि या आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा, ऐसी किसी निधि में धन जमा करना या उसमें से धन निकालना। डी, भारत की संचित निधि से धन का विनियोग। ई, किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना या ऐसे किसी व्यय की रकम को बढ़ाना। एफ, भारत की संचित निधि या भारत के लोक लेखे में धन प्राप्त करना अथवा ऐसे धन की अभिरक्षा या उसका निर्गमन अथवा संघ या राज्य के लेखाओं की संपरीक्षा। या खंड ए से एफ में विनिर्दिष्ट किसी विषय का आनुषांगिक कोई विषय। बाप रे,
इतनी लंबी परिभाषा, मतलब टैक्स, उधार, संचित निधि, विनियोग, भारत व्यय, लोक लेखा, इनसे जुड़े मामले। हाँ, लेकिन केवल इनसे जुड़े। अनुच्छेद 110(3) ये भी साफ करता है कि कोई विधेयक केवल इस कारण धन विधेयक नहीं समझा जाएगा कि वह जुर्मानों या अन्य धनीय शास्तियों के अधिरोपण का या अनुज्ञप्तियों लाइसेंसेस के लिए फीसों की या की गई सेवाओं के लिए फीसों की मांग का उपबंध करता है, अथवा इस कारण कि वह किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनों के लिए किसी कर के अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन का उपबंध करता है। अगर विवाद हो कि कोई बिल धन विधेयक है या नहीं, तो अनुच्छेद 110(3) के अनुसार लोकसभा के अध्यक्ष, स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल का विनिश्चय अंतिम होगा, फाइनल। और जब धन विधेयक राज्यसभा को भेजा जाता है या राष्ट्रपति के पास अनुमति के लिए जाता है, तब उस पर अध्यक्ष का यह प्रमाण पृष्ठांकित होना चाहिए कि यह धन विधेयक है, सर्टिफिकेट ऑफ द स्पीकर। ठीक है, परिभाषा और प्रक्रिया दोनों स्पष्ट हुई। अब विधेयक पारित होने के बाद अंतिम चरण, अनुच्छेद 111, असेंट टू बिल्स, विधेयकों पर अनुमति। जब कोई विधेयक संसद के सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है, तब वह राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। राष्ट्रपति या तो घोषित करेंगे कि वह विधेयक पर अनुमति देते हैं, गिव्स हिज असेंट, या ये कि वह अनुमति रोक लेते हैं, विथहोल्ड्स हिज असेंट। क्या वो पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं? हाँ, यदि विधेयक धन विधेयक नहीं है तो राष्ट्रपति यथाशीघ्र उस विधेयक को सदनों को इस संदेश के साथ लौटा सकते हैं कि वे विधेयक पर या उसके किन्हीं विनिर्दिष्ट उपबंधों पर पुनर्विचार करें और विशिष्टतया किन्हीं ऐसे संशोधनों के पुनर्स्थापन की वांछनीयता पर विचार करें जिनकी उन्होंने अपने संदेश में सिफारिश की है। अगर सदन पुनर्विचार करके फिर से पास कर दें? जब विधेयक इस प्रकार पुनर्विचार के पश्चात सदनों द्वारा संशोधन सहित या उसके बिना फिर से पारित कर दिया जाता है और राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है, तो राष्ट्रपति अनुमति नहीं रोकेंगे। ही शैल नॉट विथहोल्ड असेंट। तो राष्ट्रपति के पास साधारण विधेयकों पर एक तरह का निलंबनकारी वीटो, सस्पेंसिव वीटो है, लेकिन धन विधेयकों पर नहीं। और अगर वो अनुमति रोक लेते हैं, विथहोल्ड असेंट, तो वो कहलाता है आत्यंतिक वीटो, एब्सोल्यूट वीटो, जो सामान्यतः सरकारी विधेयकों पर नहीं पर निजी सदस्य विधेयकों पर हो सकता है। और एक पॉकेट वीटो भी होता है। हाँ, संविधान कोई समय सीमा नहीं देता कि राष्ट्रपति को कितने समय में अनुमति देनी है या लौटानी है। तो यदि राष्ट्रपति विधेयक पर कोई कार्रवाई नहीं करते तो वो उनकी जेब में पड़ा रहता है। इसे पॉकेट वीटो कहते हैं। ज्ञानी जेल सिंह ने डाकघर संशोधन विधेयक पर इसका प्रयोग किया था। ये राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियां हैं। अब आते हैं वित्तीय विषयों की प्रक्रिया पर। अनुच्छेद 112, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट। हाँ, हालांकि संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं है, वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार की उस वर्ष के लिए प्राकलित प्राप्तियां, एस्टिमेटेड रिसीट्स और व्यय एक्सपेंडिचर का विवरण रखवाएंगे। इस विवरण में क्या क्या होता है? इसमें व्यय को 2 भागों में दिखाया जाता है। पहला, भारत की संचित निधि पर भारित व्यय, एक्सपेंडिचर चार्ज्ड अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, और दूसरा, भारत की संचित निधि से किए जाने वाले अन्य व्यय, अदर एक्सपेंडिचर proposed to be made from the consolidated fund। और इन दोनों को राजस्व खाते के व्यय, एक्सपेंडिचर ऑन रेवेन्यू अकाउंट और अन्य व्यय से अलग अलग दिखाना होता है। ये भारित व्यय, चार्ज्ड एक्सपेंडिचर क्या है? इस पर वोटिंग होती है? नहीं, भारित व्यय पर संसद में मतदान नहीं होता, केवल चर्चा हो सकती है। ये वो व्यय हैं जो भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं, जैसे राष्ट्रपति की परिलब्धियां और भत्ते, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति तथा लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते और पेंशन, नियंत्रक महालेखा परीक्षक CAG के वेतन, भत्ते और पेंशन, किसी न्यायालय या मध्यस्थ अधिकरण के निर्णय, डिक्री या पंचाट की तुष्टि के लिए अपेक्षित राशियां, भारत सरकार के ऋण भार, डेट चार्जेस और कोई अन्य व्यय जो संविधान या संसद द्वारा इस प्रकार भारित घोषित किया जाए। और जो अन्य व्यय हैं उनका क्या होता है? अनुच्छेद 113,
प्रोसीजर इन पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट टू एस्टिमेट्स। भारत व्यय को छोड़कर जो अन्य व्यय के प्रकलन एस्टिमेट्स हैं, वे अनुदानों की मांगों डिमांड्स फॉर ग्रांट्स के रूप में लोकसभा के समक्ष रखे जाएंगे। लोकसभा को शक्ति होगी कि वो किसी मांग को अनुमति दे, अनुमति देने से इनकार कर दे अथवा किसी मांग में कटौती कर दे। ये मांगे कौन रखता है? कोई भी अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट के बिना नहीं की जाएगी, यानी सरकार ही मांगे रख सकती है। लोकसभा से मांगे पारित होने के बाद पैसा कैसे निकलेगा? अनुच्छेद 114 एप्रोप्रिएशन बिल्स, विनियोग विधेयक। जब लोकसभा द्वारा अनुच्छेद 113 के अधीन अनुदान मंजूर कर दिए जाते हैं, उसके पश्चात यथाशीघ्र भारत की संचित निधि में से इन अनुदानों की पूर्ति के लिए और संचित निधि पर भारित व्यय की पूर्ति के लिए आवश्यक सभी धनराशियों का विनियोग एप्रोप्रिएशन का उपबंध करने वाला विधेयक पुनर्स्थापित किया जाएगा। इसे विनियोग विधेयक कहते हैं। कि इस बिल में कोई संशोधन हो सकता है? कोई ऐसा संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जिसका प्रभाव किसी अनुदान की रकम को बदलने या अनुदान के लक्ष्य को बदलने अथवा भारत की संचित निधि पर भारित व्यय की रकम को बदलने वाला हो। इस पर अध्यक्ष का विनिश्चय अंतिम होगा। और सबसे जरूरी बात, अनुच्छेद 114(3) कहता है कि इस अनुच्छेद के उपबंधों के अनुसार पारित विधि द्वारा किए गए विनियोग के अधीन ही भारत की संचित निधि में से कोई धन निकाला जाएगा, अन्यथा नहीं। No money shall be withdrawn from the consolidated fund except under appropriation made by law. ये संसद का पर्स पर नियंत्रण सुनिश्चित करता है। लेकिन क्या हो अगर साल के बीच में और पैसे की जरूरत पड़ जाए? अनुच्छेद 115 सप्लीमेंट्री, एडिशनल और एक्सेस ग्रांट्स, अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान। हाँ, ऐसा हो सकता है यदि चालू वित्तीय वर्ष में किसी सेवा के लिए विनियोग विधेयक द्वारा प्राधिकृत रकम अपर्याप्त पाई जाती है या वर्ष के दौरान किसी नई सेवा पर खर्च की जरूरत पड़ जाती है या किसी सेवा पर उस वर्ष के लिए निर्धारित रकम से अधिक खर्च हो गया हो, तो राष्ट्रपति संसद के समक्ष यथास्थिति अनुपूरक, सप्लीमेंट्री या अतिरिक्त एडिशनल अनुदानों की मांगों का एक और विवरण रखवाएंगे या लोकसभा में अधिक अनुदान एक्सेस ग्रांट की मांग प्रस्तुत करवाएंगे। इन पर भी अनुच्छेद 112, 113 और 114 की प्रक्रिया यानी बजट, मांगे, विनियोग विधेयक लागू होगी। और कभी-कभी सरकार को बजट पास होने से पहले ही पैसे की जरूरत होती है। अनुच्छेद 116 वोट्स ऑन अकाउंट, वोट्स ऑफ क्रेडिट एंड एक्सेप्शनल ग्रांट्स, लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान। हाँ, अनुच्छेद 116 लोकसभा को कुछ विशेष शक्तियां देता है। पहला है लेखा अनुदान, वोट ऑन अकाउंट। ये लोकसभा को शक्ति देता है कि वो पूरे बजट प्रक्रिया अनुच्छेद 113, 114 के पूरा होने से पहले ही वित्तीय वर्ष के एक भाग के लिए अनुमानित व्यय के संबंध में कोई अनुदान अग्रिम में दे दे। यह सामान्यतः चुनाव वाले साल में होता है या जब बजट पारित होने में समय लगे। और प्रत्यानुदान, वोट ऑफ क्रेडिट, ये किसी सेवा की महत्ता या उसके अनिश्चित स्वरूप के कारण मांग को बजट में सामान्य रूप से वर्णित नहीं किया जा सकता, तब भारत के संसाधनों पर अप्रत्याशित मांग को पूरा करने के लिए अनुदान है, जैसे युद्ध की स्थिति। और अपवादानुदान, एक्सेप्शनल ग्रांट, ये किसी विशेष प्रयोजन के लिए होता है और भारत के किसी वित्तीय वर्ष की चालू सेवा का भाग नहीं होता। इन सभी अनुदानों के लिए भी अनुच्छेद 113 और 114 की प्रक्रिया, मांगें और विनियोग विधेयक लागू होती है। ये विभिन्न प्रकार के अनुदान समझना जरूरी है। अब अनुच्छेद 117 स्पेशल प्रोविजंस एज टू फाइनेंशियल बिल्स, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। हमने धन विधेयक अनुच्छेद 110 देख लिया। अब ये है वित्त विधेयक। ये भी पैसे से जुड़े हैं पर थोड़े अलग हैं। अनुच्छेद 117(1) कहता है कि ऐसा कोई भी विधेयक या संशोधन जिसमें अनुच्छेद 110(1) के खंड ए से एफ में बताए गए विषय, टैक्स, उधार, संचित निधि आदि शामिल हों, वो राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना पुनर्स्थापित या प्रस्तावित नहीं किया जाएगा और ऐसा विधेयक राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जाएगा। ये तो धन विधेयक जैसा ही लग रहा है। हाँ, लेकिन इसमें 110(1) से एफ के विषयों के अलावा साधारण विधान के विषय भी हो सकते हैं। इन्हें वित्त विधेयक श्रेणी आई, फाइनेंशियल बिल कैटेगरी आई कहते हैं। ये लोकसभा में ही पेश होते हैं राष्ट्रपति की सिफारिश से, लेकिन पारित होने की बाकी प्रक्रिया साधारण विधेयक जैसी है।
मतलब राज्यसभा इन्हें संशोधित या अस्वीकृत कर सकती है और गतिरोध होने पर संयुक्त बैठक भी हो सकती है। अच्छा, और एक और तरह का वित्त विधेयक। हाँ, अनुच्छेद 117 का 3 कहता है कि ऐसा विधेयक जिसे अधिनियमित और प्रवर्तित किए जाने पर भारत की संचित निधि में से व्यय करना पड़ेगा, संसद के किसी भी सदन द्वारा तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक ऐसे विधेयक पर विचार करने के लिए उस सदन से राष्ट्रपति ने सिफारिश नहीं की है। इन्हें वित्त विधेयक श्रेणी 2 फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 2 कहते हैं। इसमें और श्रेणी 1 में क्या फर्क है? श्रेणी 2 में अनुच्छेद 110 क वाले मामले नहीं होते, लेकिन इसमें संचित निधि से व्यय का प्रावधान होता है। ये किसी भी सदन में पेश हो सकता है और इसे पेश करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश की जरूरत नहीं, लेकिन इस पर विचार करने और पारित करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश जरूरी है। बाकी प्रक्रिया साधारण विधेयक जैसी है। तो धन विधेयक, वित्त विधेयक श्रेणी I, वित्त विधेयक श्रेणी 2, तीनों में सूक्ष्म अंतर हैं। अब प्रक्रिया के सामान्य नियम। अनुच्छेद 118 रूल्स ऑफ प्रोसीजर, संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद का प्रत्येक सदन अपनी प्रक्रिया और अपने कार्य संचालन के विनियमन के लिए नियम बना सकेगा। जब तक नियम नहीं बनते तब तक संविधान लागू होने से पहले वाले नियम कुछ संशोधनों के साथ लागू रहेंगे। और संयुक्त बैठक के लिए राष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष से परामर्श करने के पश्चात दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों से संबंधित और उनमें परस्पर संचार से संबंधित प्रक्रिया के नियम बना सकेंगे। और हमने देखा कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करते हैं। अनुच्छेद 119 रेगुलेशन बाय लॉ ऑफ प्रोसीजर इन पार्लियामेंट इन रिलेशन टू फाइनेंशियल बिजनेस, वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। संसद वित्तीय कार्य को समय पर पूरा करने के प्रयोजन के लिए किसी वित्तीय विषय से संबंधित या भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग करने के लिए किसी विधेयक से संबंधित संसद के प्रत्येक सदन की प्रक्रिया और कार्य संचालन का विनियमन विधि द्वारा कर सकेगी। और यदि ऐसा कानून किसी सदन के नियम से असंगत है तो कानून प्रभावी होगा। भाषा, अनुच्छेद 120 लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन पार्लियामेंट, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। भाग 17 के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा, लेकिन यथास्थिति राज्यसभा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष किसी सदस्य को जो हिंदी में या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है, अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा। क्या अंग्रेजी हमेशा के लिए है? अनुच्छेद 120(2) में प्रावधान था कि संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात या अंग्रेजी में वाले शब्द हटा दिए जाएंगे जब तक कि संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे। संसद ने राजभाषा अधिनियम 1963, ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1963 बनाकर अंग्रेजी के प्रयोग को जारी रखा है। अनुच्छेद 121 रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्कशन इन पार्लियामेंट, संसद में चर्चा पर निर्बंधन। उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए आचरण के विषय में संसद में कोई चर्चा नहीं होगी, सिवाय तब जब उस न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा हो। ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए है। और अनुच्छेद 122 कोर्ट्स नॉट टू इंक्वायर इनटू प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट, न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना। संसद की किसी कार्यवाही की विधि मान्यता को प्रक्रिया की किसी अभिकथित अनियमित की आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा, और संसद का कोई अधिकारी या सदस्य जिसमें इस संविधान द्वारा या इसके अधीन संसद में प्रक्रिया या कार्य संचालन का विनियमन करने की अथवा व्यवस्था बनाए रखने की शक्तियां निहित हैं, उन शक्तियों के अपने द्वारा प्रयोग के विषय में किसी न्यायालय की अधिकारिता के अधीन नहीं होगा। ये विधायिका के आंतरिक मामलों में न्यायपालिका का हस्तक्षेप रोकता है, सेपरेशन ऑफ पावर्स का एक पहलू। तो ये था अध्याय 2, संसद, गठन, संरचना, अवधि, योग्यता, सत्र, अधिकारी, कार्य संचालन, विशेषाधिकार, विधायी और वित्तीय प्रक्रिया, सब कुछ बहुत विस्तृत। हाँ, संसद हमारे लोकतंत्र का केंद्र है, इसलिए इसके कामकाज के नियम इतने विस्तृत हैं। अब एक छोटा सा अध्याय है,
अध्याय 3 राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। इसमें केवल एक अनुच्छेद है, 123। अनुच्छेद 123 पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग रिसेस ऑफ पार्लियामेंट। संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति, ऑर्डिनेंस पावर, ये बहुत चर्चा में रहती है। हाँ, ये अनुच्छेद राष्ट्रपति को तब कानून बनाने की शक्ति देता है जब संसद के दोनों सदन सत्र में ना हो। क्या शर्तें हैं इसके लिए? 2 मुख्य शर्तें हैं। पहला, संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान हो या एक सदन सत्र में हो और दूसरा ना हो। दूसरा, राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है। Circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action. और अध्यादेश का प्रभाव क्या होता है? प्रख्यापित अध्यादेश का वही बल और प्रभाव, फोर्स एंड इफेक्ट होगा जो संसद के अधिनियम का होता है। लेकिन ये स्थायी नहीं होता। नहीं, प्रत्येक ऐसा अध्यादेश संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा और संसद के पुनः संवेद होने से 6 सप्ताह की समाप्ति पर या यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले दोनों सदन उसके अनुमोदन डिसअप्रूविंग का संकल्प पारित कर देते हैं तो इनमें से दूसरे संकल्प के पारित होने पर प्रवर्तन में नहीं रहेगा। 6 सप्ताह कब से गिने जाएंगे अगर सदन अलग अलग तारीखों को मिलते हैं? तो 6 सप्ताह की अवधि उन तारीखों में से बाद वाली तारीख से गिनी जाएगी। और राष्ट्रपति इसे वापस ले सकते हैं? हाँ, राष्ट्रपति किसी भी समय अध्यादेश को वापस विड्रॉ कर सकते हैं। तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतर 6 महीने का हो सकता है और सत्र शुरू होने के बाद 6 सप्ताह तक अध्यादेश लागू रह सकता है। तो अधिकतम अवधि हुई 6 महीने प्लस 6 सप्ताह। क्या अध्यादेश किसी भी विषय पर लाया जा सकता है? नहीं, अध्यादेश केवल उन्हीं विषयों पर लाया जा सकता है जिन पर संसद कानून बना सकती है। यदि अध्यादेश कोई ऐसा उपबंध करता है जिसे अधिनियमित करने के लिए संसद इस संविधान के अधीन सक्षम नहीं है तो वो शून्य होगा। क्या अध्यादेश जारी करने के राष्ट्रपति के समाधान की न्यायिक समीक्षा हो सकती है? हाँ, पहले इस पर विवाद था। 44वें संशोधन ने क्लॉज हटाया भी था, लेकिन कूपर केस, बैंक राष्ट्रीयकरण मामला और डीसी वाधवा केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रपति का समाधान न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है। यदि अध्यादेश शक्ति का दुरुपयोग करके या असद्भावपूर्वक जारी किया गया है तो उसे चुनौती दी जा सकती है। ये शक्ति जरूरी भी है और इसके दुरुपयोग की संभावना भी। एक नाजुक संतुलन है। बिल्कुल। अब हम भाग 5 के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक पर आते हैं। अध्याय 4 संघ की न्यायपालिका, द यूनियन जुडिशरी, अनुच्छेद 124 से 147 तक, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अनुच्छेद 124 एस्टैब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। ये अनुच्छेद कहता है कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI, और जब तक संसद विधि द्वारा अधिक संख्या विहित नहीं करती है तब तक 7 से अनधिक अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा। अभी संख्या कितनी है? संसद ने समय समय पर यह संख्या बढ़ाई है। वर्तमान में 2024 तक CJI सहित कुल स्वीकृत संख्या 34 है। 34 न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है? अनुच्छेद 124(2) प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र वारंट द्वारा करेंगे। CJI की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति SC और HC के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करने के पश्चात जिनसे वह इस प्रयोजन के लिए परामर्श करना आवश्यक समझें, नियुक्ति करेंगे। और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति? अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति हमेशा भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श कंसल्टेशन करेंगे। साथ ही SC HC के अन्य न्यायाधीशों से भी परामर्श कर सकते हैं। ये परामर्श का क्या मतलब है? क्या ये राष्ट्रपति पर बाध्यकारी है? यहीं पर कोलिजियम प्रणाली आती है। हाँ, बिल्कुल। कंसल्टेशन शब्द की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने 3 मुकदमों में की है जिन्हें जजेस केसेस कहा जाता है। सेकंड जजेस केस 1993 और थर्ड जजेस केस 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि परामर्श का मतलब सहमति है, कॉन्करेंस है, और CJI की राय अकेले उनकी राय नहीं होगी बल्कि SC के वरिष्ठतम न्यायाधीशों के एक समूह कोलिजियम की राय होगी। CJI की नियुक्ति वरिष्ठता के आधार पर और अन्य जजों की नियुक्ति कोलिजियम की सिफारिश पर होगी, जो राष्ट्रपति पर लगभग बाध्यकारी है। बीच में NJAC भी आया था,
अनुच्छेद 124 ए, 124 बी, 124 सी। हाँ, 99वें संविधान संशोधन 2014 द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन NJAC का प्रावधान किया गया था, जिसमें कार्यपालिका की भी भूमिका थी। अनुच्छेद 124 ए, 124 बी, 124 सी इसी से संबंधित थे। लेकिन 2015 में सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 4th जजेस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 99वें संशोधन और NJAC अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर दिया, क्योंकि ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता के सिद्धांत का उल्लंघन करता था। तो हम वापस कोलेजियम प्रणाली पर आ गए हैं। तो अभी नियुक्ति कोलेजियम की सिफारिश पर ही होती है। ठीक है। न्यायाधीशों का कार्यकाल? उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक पद धारण करेगा। क्या वो पहले पद छोड़ सकते हैं या हटाए जा सकते हैं? हाँ, वो राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकते हैं और उन्हें हटाया भी जा सकता है, लेकिन प्रक्रिया बहुत कठिन है। हटाने की प्रक्रिया क्या है? अनुच्छेद 124(4) उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत स्पेशल मेजॉरिटी द्वारा समर्थित समावेदन एड्रेस राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने आदेश नहीं दे दिया है। ये वही प्रक्रिया है जो CAG और मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए भी है, लगभग राष्ट्रपति के महाभियोग जैसी ही कठिन। जज की आयु के बारे में प्रश्न उठे तो? अनुच्छेद 124(2) कहता है कि इसका अवधारण ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से किया जाएगा जो संसद विधि द्वारा उपबंधित करे। योग्यताएं क्या हैं ऐसी जज बनने के लिए? अनुच्छेद 124(3) कोई व्यक्ति तभी योग्य होगा जब वो भारत का नागरिक और ए किसी उच्च न्यायालय या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा है, या बी किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा है, या सी राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता है। पारंगत विधिवेत्ता क्या इस श्रेणी से कोई नियुक्त हुआ है? अभी तक 2024 डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट की श्रेणी से सीधे सुप्रीम कोर्ट में कोई नियुक्ति नहीं हुई है। शपथ। अनुच्छेद 124(6) पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष तीसरे अनुसूची में दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेनी होती है। सेवानिवृत्ति के बाद वकालत। अनुच्छेद 124(7) कहता है कि कोई व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी न्यायालय में या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन या कार्य प्लीड और एक्ट नहीं करेगा। पूरी तरह रोक है। ठीक है। NJAC वाले अनुच्छेद 124A, B, C तो अवरुद्ध हैं। अब अनुच्छेद 125 सैलरीज एक्सेट्रा ऑफ जजेस, न्यायाधीशों के वेतन आदि। न्यायाधीशों को ऐसे वेतनों का संदाय किया जाएगा जो संसद विधि द्वारा अवधारित करें। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक दूसरी अनुसूची वाले वेतन, उनके विशेषाधिकार, भत्ते, छुट्टी, पेंशन भी संसद द्वारा या उसके अधीन बनाए गए कानून से तय होंगे। लेकिन नियुक्ति के पश्चात उनके विशेषाधिकारों, भत्तों, छुट्टी या पेंशन संबंधी अधिकारों में उनके लिए अलाभकारी परिवर्तन टू हिज डिसएडवांटेज नहीं किया जाएगा। ये भी न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 126 अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस, कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। जब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति का पद रिक्त है या वो अनुपस्थित हैं या अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हैं, तो न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से ऐसा एक न्यायाधीश जिसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे, उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा। अनुच्छेद 127 अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। यदि किसी समय उच्चतम न्यायालय के सत्र
को आयोजित करने या चालू रखने के लिए न्यायालय के न्यायाधीशों की गणपूर्ति कोरम प्राप्त न हो तो। यहाँ भी एनजीएसी वाला संशोधन था जो रद्द हो गया है। भारत का मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात किसी उच्चतम न्यायालय के किसी ऐसे न्यायाधीश से जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए सम्यक रूप से अर्हित है, न्यायालय की बैठकों में उतनी अवधि के लिए जितनी आवश्यक हो तदर्थ न्यायाधीश के रूप में उपस्थित रहने के लिए लिखित रूप में अनुरोध कर सकेगा। मतलब एचसी जज को अस्थायी रूप से एससी जज बना सकते हैं कोरम पूरा करने के लिए। हाँ, और उस दौरान उनके पास एससी जज की सभी अधिकारिता, शक्तियां और विशेषाधिकार होंगे। अनुच्छेद 128 अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जजेस एट सिटिंग्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। हाँ, सीजेआई राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से किसी ऐसे व्यक्ति से जो एससी या फेडरल कोर्ट का जज रह चुका हो या किसी एचसी का जज रह चुका हो और एससी जज बनने की योग्यता रखता हो, एससी की बैठकों में बैठने और कार्य करने का अनुरोध कर सकते हैं। उन्हें एससी जज नहीं माना जाएगा, पर शक्तियां और विशेषाधिकार मिलेंगे। उनकी सहमति जरूरी है। यहाँ भी एनजेएसी वाला संशोधन रद्द है। अनुच्छेद 129 सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। इसके दो मायने हैं। पहला, इसके निर्णय और कार्यवाहियां शाश्वत स्मृति और साक्ष्य के लिए अभिलिखित की जाती हैं और किसी अन्य न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने पर उन पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। दूसरा, इसे अपनी अवमानना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए दंड देने की शक्ति है। कंटेम्प्ट पावर। अब अनुच्छेद 130 सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय का स्थान। उच्चतम न्यायालय दिल्ली में अथवा ऐसे अन्य स्थान या स्थानों में अधिविष्ट होगा जिन्हें भारत का मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय समय पर नियत करें। क्या दिल्ली के बाहर कभी बैठक हुई है? हाँ, कुछ बार हुई है, जैसे हैदराबाद और श्रीनगर में, लेकिन सामान्यतः दिल्ली में ही होती है। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार पर, जुरिस्डिक्शन। पहले अनुच्छेद 131 ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, आरंभिक अधिकारिता। ये उन विवादों से संबंधित हैं जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में ही शुरू हो सकते हैं। ये मुख्यतः संघीय विवाद, फेडरल डिस्प्यूट्स हैं। किनके बीच? ए, भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच। बी, एक ओर भारत सरकार और कोई राज्य या राज्यों और दूसरी ओर एक या अधिक अन्य राज्यों के बीच। सी, दो या अधिक राज्यों के बीच। शर्त क्या है? शर्त यह है कि उस विवाद में विधि या तथ्य, लॉ और फैक्ट का कोई ऐसा प्रश्न निहित हो जिस पर किसी विधिक अधिकार, लीगल राइट का अस्तित्व या विस्तार निर्भर करता हो। क्या सभी विवाद इसमें आते हैं? नहीं, कुछ अपवाद हैं, जैसे संविधान पूर्व संधि, करार, सनद आदि से उत्पन्न विवाद इस अधिकारिता से बाहर हैं। अनुच्छेद 131 का परंतुक। साथ ही अंतर्राज्यीय जल विवाद, अनुच्छेद 262, वित्त आयोग से संबंधित मामले, अनुच्छेद 280, केंद्र और राज्यों के बीच कुछ खर्चों और पेंशन का समायोजन, अनुच्छेद 290 आदि भी सामान्यतः इससे बाहर हैं। एक अनुच्छेद 131 ए था जो राज्यों के कानूनों की संवैधानिकता से जुड़ा था, उसे 43वें संशोधन से हटा दिया गया। ठीक है, ये हुई ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। अब अपीलीय अधिकारिता, अपेलेट जुरिस्डिक्शन। पहले संवैधानिक मामलों में अनुच्छेद 132 अपेलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन अपील्स फ्रॉम हाई कोर्ट्स इन सर्टेन केसेस। भारत के राज्य क्षेत्र में किसी उच्च न्यायालय की सिविल, दांडिक या अन्य कार्यवाही में दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय में होगी यदि वह उच्च न्यायालय अनुच्छेद 134 ए के अधीन प्रमाणित कर देता है कि मामले में संविधान के निर्वचन, इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में विधि का कोई सारांश प्रश्न अंतर्वेलित है। केवल एचसी के सर्टिफिकेट पर। हाँ, और अपील का आधार ये होगा कि उस सारांश प्रश्न का विनिश्चय गलत किया गया है। अब सिविल मामलों में अपील, अनुच्छेद 133 Appellate jurisdiction of Supreme Court in appeals from high courts in regard to civil matters. किसी एचसी की सिविल कार्यवाही में दिए गए निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश की अपील एससी में होगी यदि एचसी अनुच्छेद 134 ए के तहत प्रमाणित कर देता है कि ए, मामले में व्यापक महत्व का विधि,
का कोई सारवान प्रश्न सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस अंतर्वलित है, और बी उच्च न्यायालय की राय में उस प्रश्न का विनिश्चय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाना आवश्यक है। यहाँ भी HC सर्टिफिकेट जरूरी है। हाँ, और क्या इस अपील में संविधान की व्याख्या का प्रश्न उठा सकते हैं? हाँ, अपीलार्थी ऐसा आधार ले सकता है कि संविधान की व्याख्या संबंधी सारवान विधि प्रश्न का विनिश्चय गलत हुआ है। एक और बात, जब तक संसद अन्यथा ना कहे, HC के एकल न्यायाधीश सिंगल जज के निर्णय की अपील सीधे SC में नहीं होगी। अब आपराधिक मामलों में अपील, अनुच्छेद 134 Appellate Jurisdiction of Supreme Court in regard to criminal matters। दांडिक विषयों ने किसी HC की दांडिक कार्रवाई में दिए गए निर्णय, अंतिम आदेश या दंडादेश की अपील SC में होगी यदि ए HC ने अपील में किसी अभियुक्त व्यक्ति की दोष मुक्ति के आदेश को उलट दिया है और उसको मृत्यु दंडादेश दिया है, या बी HC ने अपने अधीनस्थ किसी न्यायालय से मामले को विचारण के लिए अपने पास मंगा लिया है और उस मामले में अभियुक्त व्यक्ति को सिद्ध दोष ठहराया है और उसको मृत्यु दंडादेश दिया है। इन दो मामलों में अपील का अधिकार है? हाँ, बिना सर्टिफिकेट के। और तीसरा, यदि HC अनुच्छेद 134A के अधीन प्रमाणित कर देता है कि मामला उच्चतम न्यायालय में अपील किए जाने योग्य है। क्या संसद और अधिकार दे सकती है? हाँ, अनुच्छेद 134 ख के तहत संसद विधि द्वारा SC को HC के दांडिक कार्रवाई के किसी निर्णय, अंतिम आदेश या दंडादेश की अपील ग्रहण करने और सुनने की अतिरिक्त शक्ति दे सकती है। ये अनुच्छेद 134A क्या है जिसका बार बार जिक्र आ रहा है? सर्टिफिकेट फॉर अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। ये अनुच्छेद 44वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया कहता है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय अनुच्छेद 132(1), 133(1) या 134(1) के अधीन निर्णय, डिक्री, अंतिम आदेश या दंडादेश पारित करने के पश्चात यथाशीघ्र या तो स्वप्रेरणा सुओ मोटो से या व्यथित पक्षकार अग्रीव्ड पार्टी द्वारा किए गए मौखिक आवेदन पर इस प्रश्न का अवधारण करेगा कि क्या उस मामले के संबंध में यथास्थिति खंड 1 में निर्दिष्ट प्रकृति का प्रमाण पत्र दिया जाना चाहिए। ये प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए है। अनुच्छेद 135 Jurisdiction and powers of the federal court under existing law to be exercisable by the Supreme Court। ये कहता है कि संविधान लागू होने से पहले जो अधिकारिता और शक्तियां फेडरल न्यायालय फेडरल कोर्ट को प्राप्त थीं, जो SC से पहले भारत का सर्वोच्च न्यायालय था, वह अब उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोग की जा सकेंगी उन मामलों में जहां अनुच्छेद 133 या 134 लागू नहीं होते। ये अब ज्यादा प्रासंगिक नहीं है। अब वो सबसे व्यापक अपीलीय शक्ति, अनुच्छेद 136 स्पेशल लीव टू अपील बाय द सुप्रीम कोर्ट। अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत, SLP। हाँ, ये SC को बहुत व्यापक विवेकाधीन शक्ति देता है। अनुच्छेद 1361 कहता है कि इस अध्याय के किसी भी प्रावधान के होते हुए भी उच्चतम न्यायालय भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी न्यायालय, कोर्ट या अधिकरण ट्राइब्यूनल द्वारा किसी भी वाद या मामले में पारित किए गए या दिए गए किसी भी निर्णय, डिक्री, अवधारण, दंडादेश या आदेश की अपील के लिए विशेष इजाजत दे सकेगा। Any judgment, decree, determination, sentence or order in any cause or matter passed or made by any court or tribunal। किसी भी कोर्ट या ट्रिब्यूनल से कोई अपवाद है? हाँ, एक अपवाद है सशस्त्र बलों से संबंधित किसी विधि द्वारा या उसके अधीन गठित किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा दिए गए निर्णय, अवधारण, दंडादेश या आदेश पर यह लागू नहीं होता। ये SLP की शक्ति बहुत विस्तृत है। SC किसी भी मामले में हस्तक्षेप कर सकता है अगर उसे लगे कि न्याय की जरूरत है। बिल्कुल। हालांकि ये एक विवेकाधीन शक्ति है, अधिकार नहीं। SC इसे असाधारण मामलों में ही प्रयोग करता है। क्या SC अपने फैसले बदल सकता है? अनुच्छेद 137 रिव्यू ऑफ जजमेंट्स और ऑर्डर्स बाय द सुप्रीम कोर्ट, पुनर्विलोकन। हाँ, संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के या अनुच्छेद 145 के अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनर्विलोकन रिव्यू करने की शक्ति होगी। अगर कोई स्पष्ट त्रुटि रह गई हो या कोई नया और महत्वपूर्ण साक्ष्य मिला हो तो SC अपने फैसले पर पुनर्विचार कर सकता है। अनुच्छेद 138
एनलार्जमेंट ऑफ द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की वृद्धि। संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय की संघ सूची यूनियन लिस्ट के किसी विषय के संबंध में अतिरिक्त अधिकारिता बढ़ा सकती है, और यदि भारत सरकार और किसी राज्य सरकार के बीच करार होता है तो संसद विधि द्वारा किसी विषय पर एससी को अधिकारिता दे सकती है। अनुच्छेद 139 कन्फॉर्मेंट ऑन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पावर्स टू इशू सर्टेन रिट्स, कुछ रिट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना। हमने देखा कि अनुच्छेद 32 के तहत एससी मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है। ये अनुच्छेद कहता है कि संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32(2) में वर्णित प्रयोजनों से भिन्न किन्हीं अन्य प्रयोजनों फॉर एनी अदर पर्पसेस के लिए भी बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पृच्छा और उत्प्रेषण रिट या उनमें से कोई निकालने की शक्ति प्रदान कर सकेगी। हालांकि संसद ने ऐसी कोई शक्ति अभी तक नहीं दी है। ये शक्ति अभी एचसी के पास है। अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 139A ट्रांसफर ऑफ सर्टेन केसेस, कुछ मामलों का अंतरण। यदि उच्चतम न्यायालय को लगता है कि विधि के समान या सारतः समान प्रश्न, सेम और सब्सटैंशियली द सेम क्वेश्चंस ऑफ लॉ वाले मामले उच्चतम न्यायालय और एक या अधिक उच्च न्यायालयों में अथवा 2 या अधिक उच्च न्यायालयों में लंबित हैं, और ये प्रश्न व्यापक महत्व के सारांश प्रश्न हैं, तो उच्चतम न्यायालय स्वप्रेरणा से या महान्यायवादी या किसी पक्षकार के आवेदन पर उन मामलों को अपने पास मंगा सकेगा और सभी मामलों को स्वयं निपटा सकेगा, या फिर उन प्रश्नों को तय करके संबंधित एचसी को लौटा सकता है। और क्या एचसी से एचसी में केस ट्रांसफर हो सकता है? हाँ, अनुच्छेद 139(1)(2) के तहत यदि उच्चतम न्यायालय को लगता है कि न्याय के हित में ऐसा करना समीचीन है, तो वो किसी उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित किसी मामले, अपील या अन्य कार्यवाही को किसी अन्य उच्च न्यायालय को अंतरित कर सकेगा। अनुच्छेद 140 एंसिलरी पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, आनुषंगिक शक्तियां। संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय को ऐसी अनुपूरक शक्तियां, सप्लीमेंट्री पावर्स प्रदान कर सकेगी जो इस संविधान के उपबंधों में से किसी से असंगत न हो और जो उस न्यायालय को इस संविधान द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त अधिकारिता का अधिक प्रभावी रूप से प्रयोग करने के योग्य बनाने के लिए आवश्यक या वांछनीय प्रतीत हो। अब एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत, अनुच्छेद 141 लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स, उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होना। ये अनुच्छेद कहता है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर बाइंडिंग होगी। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट, एससी का फैसला पूरे देश का कानून बन जाता है। और वो शक्ति जिसके बारे में हमने पहले बात की थी, पूर्ण न्याय। अनुच्छेद 142 Enforcement of decrees and orders of Supreme Court and orders as to discovery etc. हाँ, अनुच्छेद 142(1) उच्चतम न्यायालय को अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए ऐसी डिक्री पारित करने या ऐसा आदेश करने की शक्ति देता है जो उसके समक्ष लंबित किसी वाद या विषय में पूर्ण न्याय, कंप्लीट जस्टिस करने के लिए आवश्यक हो, और ऐसी डिक्री या आदेश भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र ऐसी रीति से जो संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन विहित की जाए, और जब तक इस निमित्त कोई उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसी रीति से जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा विहित करे प्रवर्तनीय होगा। ये बहुत व्यापक शक्ति है। क्या ये मौलिक अधिकारों पर भी हावी हो सकती है? इस पर बहस रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये शक्ति कानूनों से ऊपर नहीं है, लेकिन जहां कानून मौन है या अपर्याप्त है वहां पूर्ण न्याय के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। अनुच्छेद 142(2) किस बारे में है? ये एससी को व्यक्तियों को हाजिर कराने, दस्तावेजों को प्रकट और पेश कराने और अपनी अवमानना का अन्वेषण करने या दंड देने के लिए आदेश देने की शक्ति देता है। अब सलाहकार क्षेत्र अधिकार, अनुच्छेद 143 पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। यदि किसी समय राष्ट्रपति को प्रतीत होता है कि विधि या तथ्य, लॉ और फैक्ट
का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है या उत्पन्न होने की संभावना है जो ऐसी प्रकृति का और ऐसे व्यापक महत्व का है कि उस पर उच्चतम न्यायालय की राय प्राप्त करना समीचीन है, तो वह उस प्रश्न को विचार करने के लिए उस न्यायालय को निर्देशित कर सकेगा और वह न्यायालय ऐसी सुनवाई के पश्चात जो वह ठीक समझता है राष्ट्रपति को उस पर अपनी राय प्रतिवेदित कर सकेगा। ये राय राष्ट्रपति पर बाध्यकारी है? और क्या एससी राय देने के लिए बाध्य है? नहीं, इस खंड 1 के तहत दी गई राय ना तो राष्ट्रपति पर बाध्यकारी है, ना ही एससी राय देने के लिए बाध्य है, हालांकि सामान्यता दे देता है। और एक और स्थिति है जहां राय मांगी जा सकती है। हाँ, अनुच्छेद 143(2) कहता है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 131 के परंतुक में वर्णित प्रकार के विवादों, संविधान पूर्व संधि, करार आदि को भी राय के लिए उच्चतम न्यायालय को निर्देशित कर सकते हैं। इस मामले में उच्चतम न्यायालय सुनवाई के बाद राष्ट्रपति को अपनी राय देगा। शैल रिपोर्ट, यहाँ राय देना एससी के लिए बाध्यकारी है। ठीक है। अनुच्छेद 144 सिविल एंड जुडिशियल अथॉरिटीज टू एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। भारत के राज्य क्षेत्र के सभी सिविल और न्यायिक प्राधिकारी उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे। अनुच्छेद 144A ये केंद्रीय कानूनों की संवैधानिक वैधता से संबंधित था। इसे 43rd संशोधन 1978 द्वारा निरसित रिपील कर दिया गया है। अनुच्छेद 145 रूल्स ऑफ कोर्ट एटसेट्रा। न्यायालय के नियम संसद द्वारा बनाए गए किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए उच्चतम न्यायालय समय समय पर राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय की पद्धति और प्रक्रिया के साधारण विनियमन के लिए नियम बना सकेगा। इसमें वकीलों की प्रैक्टिस, अपील प्रक्रिया, समीक्षा, लागत, जमानत, मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन अनुच्छेद 32 आदि के नियम शामिल हैं। क्या कोई न्यूनतम जजों की संख्या का नियम है? हाँ, अनुच्छेद 145(3) कहता है कि जिस मामले में संविधान के निर्वचन के बारे में विधि का कोई सारवान प्रश्न या अनुच्छेद 143 के अधीन कोई मामला अंतर्वलित है, उसका विनिश्चय करने के प्रयोजन के लिए बैठने वाले न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या 5 होगी, 5 जजेस। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। निर्णय कैसे दिए जाते हैं? सभी निर्णय खुले न्यायालय ओपन कोर्ट में ही सुनाए जाएंगे और निर्णय बहुमत से होगा। यदि कोई न्यायाधीश सहमत नहीं है तो वो अपना असहमतिपूर्ण निर्णय डिसेंटिंग ओपिनियन दे सकता है। और अनुच्छेद 146 ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स एंड द एक्सपेंसेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यय। अधिकारियों और सेवकों की नियुक्तियां भारत का मुख्य न्यायमूर्ति करेगा या न्यायालय का ऐसा अन्य न्यायाधीश या अधिकारी करेगा जिसे वह निर्दिष्ट करें। सेवा शर्तें सीजीआई द्वारा बनाए गए नियमों से तय होंगी, राष्ट्रपति के अनुमोदन से, वेतन भत्ते आदि के लिए। और एससी के सभी प्रशासनिक व्यय, जिनमें वेतन, भत्ते, पेंशन शामिल हैं, भारत की संचित निधि पर भारित, चार्ज्ड अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड होंगे। जो भी फीस आदि न्यायालय द्वारा ली जाएगी वो भी संचित निधि का हिस्सा बनेगी। और अध्याय 4 का अंतिम अनुच्छेद 147 इंटरप्रिटेशन, निर्वचन। ये कहता है कि इस संविधान के निर्वचन के बारे में विधि के किसी सारवान प्रश्न के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 या किसी ऑर्डर इन काउंसिल या इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 या इनके अधीन बनाए गए किसी आदेश के निर्वचन के बारे में विधि के ऐसे प्रश्न के प्रति निर्देश भी हैं। ये ऐतिहासिक निरंतरता के लिए हैं। तो ये था अध्याय 4 संघ की न्यायपालिका। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना से लेकर उसकी शक्तियों, क्षेत्राधिकार और प्रक्रियाओं तक का विस्तृत विवरण। हाँ, हमारे संविधान का एक बहुत ही मजबूत और स्वतंत्र स्तंभ। अब हम भाग 5 के अंतिम अध्याय पर आते हैं। अध्याय V, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया CAG, अनुच्छेद 148 से 151 तक। अनुच्छेद 148 कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया CAG की नियुक्ति और पद। भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा जिसको राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। इन्हें हटाया कैसे जाता है? उन्हें केवल उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर पद से हटाया जाएगा जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, यानी साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित समावेदन के बाद। राष्ट्रपति द्वारा
ये उनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। शपथ? पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेनी होती है। वेतन और सेवा शर्तें? वेतन और अन्य सेवा शर्तें ऐसी होंगी जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक दूसरी अनुसूची वाली। नियुक्ति के पश्चात उनके वेतन या छुट्टी पेंशन संबंधी अधिकारों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। क्या वो पद छोड़ने के बाद कोई और सरकारी पद ले सकते हैं? नहीं। अनुच्छेद 148 का 4 कहता है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपने पद पर न रह जाने के पश्चात भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी और पद का पात्र नहीं होगा। नो फर्दर ऑफिस। और उनके कार्यालय का स्टाफ? भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग की सेवा शर्तें और सीएजी की प्रशासनिक शक्तियां ऐसी होंगी जो राष्ट्रपति सीएजी से परामर्श करने के पश्चात नियमों द्वारा विहित करें, और सीएजी के कार्यालय के प्रशासनिक व्यय जिनमें वेतन, भत्ते, पेंशन शामिल हैं, भारत की संचित निधि पर भारित होंगे। ये सब प्रावधान सीएजी की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए हैं। अब उनके काम क्या हैं? आर्टिकल 149, ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कर्तव्य और शक्तियां। सीएजी संघ के और राज्यों के तथा किसी अन्य प्राधिकारी या निकाय के लेखाओं के संबंध में ऐसे कर्तव्यों का पालन और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जिन्हें संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन विहित किया जाए। जब तक ऐसा कानून नहीं बनता तब तक वही कर्तव्य और शक्तियां होंगी जो संविधान लागू होने से पहले ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की थीं। संसद ने सीएजी's ड्यूटीज पावर्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 1971 बनाया है। मुख्य काम क्या है इनका? इनका मुख्य काम है भारत सरकार और राज्य सरकारों के सभी व्ययों की लेखा परीक्षा ऑडिट करना, ये देखना कि क्या संचित निधि से निकाला गया धन कानूनी रूप से उपलब्ध था और उसी सेवा या प्रयोजन के लिए खर्च किया गया जिसके लिए वो था। वो प्राप्तियों, रिसीट्स और भंडारों, स्टोर्स का भी ऑडिट करते हैं। वो सरकारी कंपनियों और निगमों का भी ऑडिट करते हैं। एक तरह से ये लोक वित्त के प्रहरी हैं, वॉचडॉग ऑफ द पब्लिक पर्स। लेखाओं का प्रारूप कौन तय करता है? अनुच्छेद 150, फॉर्म ऑफ अकाउंट्स ऑफ द यूनियन एंड ऑफ द स्टेट्स। संघ के और राज्यों के लेखाओं को ऐसे प्रारूप में रखा जाएगा जो राष्ट्रपति सीएजी की सलाह पर विहित करे। पहले ये शक्ति सीएजी की सलाह पर राष्ट्रपति की थी। 42वें संशोधन ने इसे बदला। 44वें ने फिर सीएजी की सलाह अनिवार्य कर दी। और ऑडिट के बाद क्या होता है? अनुच्छेद 151, ऑडिट रिपोर्ट्स, लेखा परीक्षा प्रतिवेदन। सीएजी की संघ के लेखाओं संबंधी रिपोर्टों को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो उनको संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएंगे। और राज्यों की रिपोर्ट? सीएजी की किसी राज्य के लेखाओं संबंधी रिपोर्टों को उस राज्य के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो उनको राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाएंगे। और फिर इन रिपोर्ट्स का क्या होता है संसद विधानमंडल में? इन रिपोर्ट्स को लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, पीएससी को भेजा जाता है। पीएससी, जिसमें दोनों सदनों के सदस्य होते हैं, इन रिपोर्ट्स की जांच करती है और सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करती है। सीएजी को पीएससी का मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक, फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड भी कहा जाता है, क्योंकि वो समिति की मदद करते हैं। तो सीएजी की भूमिका वित्तीय जवाबदेही के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। तो ये था भाग वी का अंतिम अध्याय। हमने अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक का एक लंबा और विस्तृत सफर तय किया। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और सीएजी, संघ सरकार के ये चारों स्तंभ कैसे काम करते हैं, कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं, ये हमने समझने की कोशिश की। हाँ, ये वाकई एक जटिल लेकिन बेहद सुविचारित व्यवस्था है। शक्तियों का पृथक्करण भी है और नियंत्रण और संतुलन भी। राष्ट्रपति नाम मात्र प्रमुख, वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद में, जो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। संसद कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था, जिसमें लोकसभा जनता की आवाज और राज्यसभा राज्यों का हित देखती है। विधायी और खासकर वित्तीय प्रक्रियाएं बहुत विस्तृत हैं। और फिर न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट, संविधान का संरक्षक, अंतिम व्याख्याकार, जिसके पास व्यापक क्षेत्राधिकार है। और सीएजी, जो सरकारी खर्च पर पैनी नजर रखता है।
ये सभी संस्थाएं मिलकर हमारी संघीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को चलाती हैं। ये जानकारी सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं, बल्कि एक जागरूक नागरिक बनने के लिए भी बहुत जरूरी है। ये समझना कि हमारा देश कैसे चलता है, सरकार कैसे काम करती है, हमारे अधिकार कहाँ से आते हैं, ये सब जानना हमारी ताकत है। बिल्कुल, ये सत्र काफी गहन था। इसे पूरी तरह समझने के लिए शायद श्रोताओं को इसे दोबारा सुनने की जरूरत पड़े, नोट्स बनाने की जरूरत पड़े। हाँ, क्योंकि यूपीएससी में सफलता के लिए ये ज्ञान अमूल्य है। ये निबंध में, जीएस पेपर 2, पॉलिटी एंड गवर्नेंस में और इंटरव्यू में बहुत काम आएगा। और जीवन में ये एक सूचित और सशक्त नागरिक बनने में मदद करेगा। तो अगर आपको ये विस्तृत चर्चा पसंद आई और मददगार लगी तो कृपया इसे लाइक करें, अपने साथी उम्मीदवारों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। और आपके कोई प्रश्न या विचार हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, भविष्य में ऐसे ही गहन विश्लेषण के लिए सुन लो यूपीएससी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वो घंटी वाला आइकॉन, बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद।